ओके, गुड इवनिंग टू यू ऑल। सबसे पहले तो आपको मैं आइडिया दे दूं टॉपिक क्या है। टॉपिक तो आपको पता ही है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू टॉपिक है, ठीक है। जितने भी आप बैक एंड कोड्स जावा में लिखेंगे, अगर आपको थ्रेडिंग की नॉलेज होगी तो आप उन कोड्स को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज वे में लिख पाएंगे, है ना। क्योंकि ये तो आप भी मानते हैं कि जब आप कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, उसको एक यूजर यूज करेगा, मिलियंस ऑफ यूजर यूज करेंगे, तो फिर आपकी एप्लीकेशन इतने सारे यूजर्स को सर्व कैसे करेगी। ये आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट या ऑन द टॉपिक ऑफ विच इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। और ये इतना कॉमन है, आप डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस के अंदर इसको इतना यूज होता हुआ देखते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा, यूट्यूब में मल्टी थ्रेडिंग यूज होती है, व्हाट्सएप मल्टी थ्रेडिंग यूज करता है इन सारे फीचर्स को करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या है। इनफैक्ट मल्टी थ्रेडिंग क्या है ये पढ़ेंगे 2 मिनट बाद। उससे भी पहले अपन शुरू करते हैं कॉमन वर्ड से, जिसका नाम होता है मल्टी टास्किंग। ठीक है, तो पहला चांस आप लीजिए, आप बताइए, आपने वर्ड सुना है? क्या होता है? अगर आपका कंप्यूटर एक मोमेंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करे, तो अपन मानते हैं वो परफॉर्म कर रहा है मल्टीपल टास्क। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्या मैं यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए आईडी में बैठकर जावा का कोड लिख सकता हूं? मन नहीं लगेगा वो अलग बात है, लेकिन वीडियो चल रहा है और मैं कोड कर रहा हूं, ये अलाउड है? अब मुझे बताइए, वीडियो कौन प्ले कर रहा है? क्रोम, करेक्ट। और मैं जो कोड लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं इंटेलिजेंट आइडिया में। दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट जब आपके सिस्टम में क्रिएट होता है, अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। इसको कंफ्यूज मत करिएगा मल्टी यूजर से। मल्टी यूजर का मतलब होता है एक कंप्यूटर से हजारों लोग कनेक्टेड हो और वो हजारों लोगों को सर्व कर रहा हो। ये फैसिलिटी मिलती है यूनिक्स और लिनक्स से। तो इंटरव्यूअर पहले तो ये पूछेगा, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग में फर्क बताओ। क्या बोलकर आओगे? मल्टीटास्किंग का मतलब एक यूजर एक कंप्यूटर पे 4 काम कर रहा है, दिस इज मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब 4 यूजर एक कंप्यूटर पे 4 अलग अलग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप हम सब यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं पैरेलल। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख सकता हूं, आप अपलोड कर सकते हैं, हम में से कोई कमेंट कर सकता है, कोई डाउनलोड कर सकता है। यूट्यूब एक सर्विस है, लेकिन उसको अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो कहानी अलग है, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मल्टीटास्किंग के सब वर्जन। सो मल्टीटास्किंग में कितने कंप्यूटर? एक कंप्यूटर। कितने यूजर? एक यूजर, लेकिन परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क। पहले ये डिफरेंस क्लियर करिएगा। अभी जो मल्टीटास्किंग होती है, लिखेगा मत, लिखवा रहा हूं मैं पॉइंट्स, सुनते चलिए आप बस। ये जो मल्टीटास्किंग होती है ये 2 तरीके की होती है कंप्यूटर साइंस में। एक कहलाती है अपने आप में प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, और दूसरी आपका टॉपिक है और वो कहलाती है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। अभी हम इस बात को भी समझेंगे थ्रेड होता क्या है। नॉर्मली तो सुनकर लगता है धागा, राइट, लेकिन थ्रेड एक्चुअल में प्रोग्रामिंग क्या है वो आप समझिए, और आपने खूब थ्रेड्स को देखा है। आज अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सब थ्रेड्स थे क्या। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मेन एक थ्रेड है, तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आधे घंटे बाद आप समझ जाएंगे कि जो आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जावा में लिखते हैं वो एक्चुअल में एक थ्रेड होता है। ठीक है, तो समझते हैं अभी अपने आप में थ्रेड क्या है। पहले हम समझते हैं मल्टीटास्किंग की 2 टाइप्स में डिफरेंस क्या है। एक कहलाता है प्रोसेस बेस्ड, एक कहलाता है थ्रेड बेस्ड। सबसे पहले आप मुझे बताइए, प्रोसेस वर्ड का मतलब जानते हैं प्रोग्रामिंग में क्या होता है? और प्रोसेस और प्रोग्राम दोनों अलग अलग है कि एक ही चीज है? अलग अलग है। अगर कोई प्रोग्राम डिस्क पे है, वो अभी मेमोरी में लोड नहीं हुआ है, तो वो प्रोग्राम है। पर अगर आपने किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर दिया और वो लड़ने लगा, किसके लिए? सीपीयू टाइम के लिए, तो वो बन गया अपने आप में प्रोसेस। तो मेरे कंप्यूटर में प्रोग्राम तो हजारों पड़े हैं, प्रोसेसेस वही हैं जो इस समय करंटली सीपीयू अटेंशन के लिए वेट कर रहे हैं, जो इस समय रैम के अंदर होने वाले या हो रहे हैं एग्जीक्यूट। सिंपल इंग्लिश में आप बोल सकते हो, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम विच इज करंटली अंडर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अगर प्रोसेस का मतलब है वो प्रोग्राम जो अभी रन हो रहा है, तो गेस करिए प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम अगर पैरेलली एक ही कंप्यूटर में आप चला दें, तो अपन मानते हैं आप कर रहे हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। जिसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि मैं आईडी में बैठकर जावा का प्रोग्राम लिख रहा हूं, यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रहा है या कोई गाना चल रहा है, और एंटीवायरस से मैं अपने कंप्यूटर में वायरस स्कैन कर रहा हूं। अब आप बताइए, एंटीवायरस, यूट्यूब जो कि क्रोम में प्ले हो रहा है, और मेरा जावा का आईडी, क्या ये 3 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं? हाँ। और क्या ये तीनों प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हैं? हाँ। तो ये हो गया प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। इसमें मेरा आपका, हम कौन? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर, इसमें मेरा आपका कोई रोल नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज एक्सक्लूसिवली मैनेज बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम।
और सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस डोमेन में काम करता है वो है वो जो आप डे वन से अपने कंप्यूटर लाइफ में यूज कर रहे हैं, दैट इज विंडोज। विंडोज इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द ओएस जो ऑफर करता है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। अभी भी आप नोटिस कर लीजिए, मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं इस सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है इंटेलिस्पेस। बैकग्राउंड में जूम चल रहा है जो इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। जूम और इंटेलिस्पेस दोनों इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रहे हैं, मैं ही रन कर रहा हूं, तो ये हो गया प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। सिंपल। अब बात आती है व्हाट इज थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कोई एक सिंगल प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में ऐसा रन करें जो एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे, मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करे, कितने प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, एक्शन मल्टीपल पैरेलल, तो अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। दोबारा सुनिएगा, एक ही प्रोग्राम अपन चलाएं, उस प्रोग्राम से अपन मल्टीपल एक्टिविटीज करवाएं, एक ही प्रोग्राम मल्टीपल एक्टिविटीज पैरेलल करे, इसको अपन बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए मैं जावा में एक कैलकुलेटर बनाता हूं, बताइएगा ये मल्टीटास्किंग, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग हुई कि नहीं हुई। मेरा कैलकुलेटर यूजर से पूछता है दो नंबर के बाद बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। यूजर जो भी ऑपरेशन चूज करेगा प्रोग्राम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। एक बार में कितने ऑपरेशन करते हो आप, एक ही करते हो ना। लेकिन अगर आप कोड ऐसे लिख दो कि मैं आपको दो नंबर दूं, पैरेलली आपका प्रोग्राम उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब करे, तो अपन मानेंगे कि आप अचीव कर रहे हो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। फिर सुनिए, आप जो इस कोड को इमेजिन कर रहे होंगे, आपके दिमाग में स्विच आ रहा होगा, स्विच में आ रहे होंगे चार केसेस, हर केस में आप कॉल कर रहे होंगे अलग अलग फंक्शन। एक बार में कितने केस चलेंगे, एक ही चलेगा ना, तो ये नहीं है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। इसमें एक सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में मल्टीपल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन चल जाएं, तो अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। अब आप अगला डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, सर इस एग्जांपल में क्या जरूरत है कि एक साथ दो ऑपरेशन अपन परफॉर्म करें। क्वेश्चन ही ऐसा है कि यूजर एक बार में एक ऑपरेशन करेगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं जरूरत नहीं है कि मैं मल्टी थ्रेडिंग यूज करूं। मैं तो सिर्फ समझा रहा था आपको कि अगर कोई कैलकुलेटर एक साथ चार ऑपरेशंस कर ले, तो अपन मानते हैं वो कैलकुलेटर का प्रोग्राम हो गया है मल्टी थ्रेडेड या थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। लेकिन ये कहां जरूरत पड़ती है, इसका बेस्ट एग्जांपल, यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए अपन कमेंट्स पढ़ सकते हैं, वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, पैरेलली ऐड भी चल रहा होता है यूट्यूब पे, साइड में जो ऐड आ रहे होते हैं, अगर आपने कोई ऐड स्टॉपर नहीं लगाया हुआ है तो ऐड जो आ रहे होते हैं वो भी चलेगा। इमीडिएटली कोई कुछ कमेंट करेगा तो वो कमेंट मेरे सामने पॉपअप होगा। ये सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में हो रहा है, विच इज यूट्यूब एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। यानी आप आसपास नजर दौड़िए तो आप जितनी एप्स यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम मेक यूज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। व्हाट्सएप मल्टी थ्रेडिंग यूज करता है, प्रूफ कीजिए। मैं अगर किसी से चैट कर रहा हूं तो कोई तीसरा इंसान मुझे अगर मैसेज भेजेगा तो व्हाट्सएप रिसीव करेगा, करेगा। वो ये तो नहीं बोलेगा कि अभी व्हाट्सएप बिजी, अभी चैटिंग कोई दो लोग में चल रही है, तुम वेट करो तुम्हारा मैसेज बाद में पास ऑन होगा, नहीं करेगा। इसका मतलब व्हाट्सएप इंटरनली थ्रेड्स लॉन्च करता है ताकि आपके सेंडर्स और रिसीवर्स दोनों ऑपरेशन पैरेलली परफॉर्म हो सके। दिस इज सेकंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तीसरा जो मैं हमेशा जावा में देता हूं, आप कोई भी म्यूजिक प्लेयर के बारे में इमेजिन करिए। अगर आप कोई भी म्यूजिक प्लेयर या वीडियो प्लेयर अपने कंप्यूटर पे चलाते हैं, वो क्या क्या करता है, आप बताओ। वीडियो प्लेयर वीडियो प्ले करने के साथ साथ क्या क्या करता है, तो आप बोलोगे सर वीडियो प्लेयर में हम वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, वो जो सर एक वो बार आता है उसको ड्रैग कर सकते हैं तो वीडियो फॉरवर्ड और रिवाइंड हो जाता है, साथ में हम वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड कर सकते हैं। ये सब एक ही सॉफ्टवेयर कर रहा है, विच इज योर वीडियो प्लेयर। दैट मीन्स दैट वीडियो प्लेयर इज मेकिंग यूज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बनाना जिसमें एप्लीकेशन एक समय में मल्टीपल टास्क करे, अपन मानते हैं इट इज डन ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। आप इसे बना ही नहीं सकते विदाउट नॉलेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो अगर आपने कोई इंटरव्यू फेस करा, इंटरव्यू ने बोला मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, जावा में एक म्यूजिक प्लेयर बना के दिखा दो, उस म्यूजिक प्लेयर को बनाने में जो कोर कॉन्सेप्ट लगेगा वो कोर कॉन्सेप्ट लगेगा मल्टी थ्रेडिंग का। चैटिंग में लगेगी मल्टी थ्रेडिंग। अगर जावा में आप एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाएंगे, हाँ आप एक साथ 4 लोगों से चैट करना चाहेंगे, लिंक्डइन पे कर सकता हूं मैं एक साथ 2 लोगों से चैट, बिल्कुल कर सकता हूं। तो लिंक्डइन का जो चैट एप्लीकेशन है, दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो एक एप्लीकेशन एक समय में अगर मल्टीपल टास्क करे तो वो अपने आप में कहलाती है मल्टी थ्रेडिंग, या सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। क्लियर हुआ? ये तो हुआ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आएगा बड़ा सवाल जो इंटरव्यूअर पूछेगा, क्या फायदा है मल्टी थ्रेडिंग करने का, क्या बेनिफिट मिलता है मल्टी थ्रेडिंग करने से।
तो सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट जो मिलता है ना मल्टीथ्रेडिंग का, वो होता है जो सीपीयू का आइडल टाइम है वो आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। आपको लगेगा सर आइडल का मतलब होता है खाली बैठना, तो सीपीयू खाली बैठता है, मोस्ट ऑफ द टाइम खाली बैठता है। अपन बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशन भी अगर बना लें जावा में, तो भी हम सीपीयू का मात्र 2 या 3% कंजम्पशन करते हैं। 95% सीपीयू आपका खाली बैठा रहता है। आपको लगेगा कैसे? मैं आपको 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम जावा में बनाने को बोलता हूं। अगर आपको लग रहा है 2 नंबर के ऐड में सारे काम सीपीयू करेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस दौरान जब जब आपका प्रोग्राम स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करेगा या यूजर से इनपुट लेगा, कंप्यूटर्स में हम मानते हैं इस दौरान सीपीयू आइडल बैठा रहता है। यानी जब भी कोई प्रोग्राम आईओ ऑपरेशंस करता है, आई फॉर और ओ फॉर आउटपुट, मैक्सिमम टाइम सीपीयू आइडल बैठा रहता है। तो गेस करिए, अगर उस खाली समय में हम सीपीयू को प्रोग्राम में किसी और पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दें, तो हम सीपीयू के इस आइडल टाइम को कर लेंगे यूटिलाइज। यानी मल्टीथ्रेडिंग सीपीयू का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है। कुछ बोलते हैं ना अपन हिंदी में फुल पैसा वसूल, तो मल्टीथ्रेडिंग सीपीयू का फुल पैसा वसूल करती है। जो सीपीयू का टाइम आपकी एप्लीकेशन को मिला है, उसमें भी 95% टाइम वो खाली बैठा रहता है। उस 95% आइडल टाइम को मल्टीथ्रेडिंग कर लेती है यूटिलाइज। तो पहला फायदा, मल्टीथ्रेडिंग सीपीयू के आइडल टाइम को बेहतर तरीके से कंज्यूम करती है। दूसरा फायदा, ये तो बहुत सिंपल है, और याद रखिए ये वेब डेवलपमेंट वाला वर्ड नहीं है ना। तो आप ऐसे जो लोग फुल स्टैक कर रहे हैं, आप ये ना सोचे कि हम बात बूटस्ट्रैप या टेलविंड की कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिव बनाना, वो रेस्पॉन्सिव अलग है। वेब डेवलपमेंट में रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है ऐसी वेब एप्लीकेशन बनाना जो डिवाइस के हिसाब से अपने आप को सिंक्रोनाइज कर ले, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां रेस्पॉन्सिव का मतलब है अगर आपकी एप्लीकेशन को कोई यूजर यूज कर रहा है, तो यूजर को वेट ना करना पड़े, यूजर कोई कमांड दे तो एप्लीकेशन उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करे। ये हम बोलते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अपने आप में रेस्पॉन्सिव है। व्हाट्सएप रेस्पॉन्सिव है? हाँ है। अगर वो एक साथ 4 लोगों के मैसेज रिसीव भी कर रहा है, तो आपकी जिससे चैटिंग चल रही है उसके मैसेज और आपके मैसेज के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है वो बिना रुके चलेगा, विदाउट एनी स्टॉपिंग चलेगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि ये अपने आप में चल रही है एप्लीकेशन, बेहद रेस्पॉन्सिव। और गेस करिए, अगर मल्टीथ्रेडिंग नहीं होगी और आप व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बनाओगे, तो या तो आप एक बार में मैसेज सेंड कर पाओगे, या फिर आप एक बार में मैसेज रिसीव कर पाओगे, या फिर आप मैसेज टाइप कर पाओगे। तो जब टाइपिंग चलेगी तो सेंडिंग रुक जाएगी, जब सेंडिंग चलेगी तो रिसीविंग रुक जाएगी, मतलब व्हाट्सएप हो जाएगा नॉन रेस्पॉन्सिव। तो व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन को रेस्पॉन्सिव बनाने की पीछे जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है मल्टीथ्रेडिंग की। और कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं इन सारे फीचर्स के कारण मल्टीथ्रेडिंग आपकी एप्लीकेशन को कर देती है ऑप्टिमाइज। तो सबसे पहले ये 2 बातें समझ में आई, क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं। क्या है? एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल पार्ट्स को पैरेलल चला पाए, तो अपन मानते हैं दिस इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग। और आप सोचिए, जरूरत भी ऐसी है। अगर मैं एक म्यूजिक प्लेयर की बात करूं, तो गाने के चलते में वॉल्यूम बढ़ाना घटाना अलाउड होना चाहिए। गाना रुक तो नहीं जाना चाहिए ना, तो वो कैसे होगा? अब आप प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गाने का वॉल्यूम कम ज्यादा करने का एक फंक्शन बनेगा, गाना प्ले करने का भी एक कब आता है? जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है और रिटर्न चलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वीडियो प्ले करने वाला फंक्शन है वो खत्म हो गया है जब आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं? नहीं ना। तो वीडियो भी प्ले होना चाहिए, उसके प्ले होते में वॉल्यूम भी कम ज्यादा होना चाहिए। मतलब एक साथ समझिए, सीपीयू को 2 फंक्शन चलाने हैं। ये जो फंक्शन आप बोलते हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेड। इससे मैंने क्या बोला था अभी 15 मिनट पहले, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा कि मेन भी एक थ्रेड है। मेन एक फंक्शन है, तो मेन अपने आप में एक थ्रेड हो गया है। राइट? इंग्लिश में कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। जावा में कहावत है, बिहाइंड एवरी फंक्शन देयर इज अ थ्रेड। हर फंक्शन के पीछे कोई ना कोई थ्रेड काम कर रहा होता है। अपन को अभी समझ में आता है इस टॉपिक पे आके कि अच्छा, जब हम मेन चलाते हैं तो एक थ्रेड चलता है। और इसका प्रूफ एक और बात से मिलता है। कभी मेन में एक्सेप्शन आई है? बहुत बार आई है। अगर आप ट्राई कैच नहीं लगाते और एक्सेप्शन आती है, तो पहली लाइन क्या प्रिंट होती है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। ये एक लाइन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है। तो जावा आपको ये नहीं बता रही होती है मेन फंक्शन में प्रॉब्लम आई है, वो बोल रही है उसमें प्रॉब्लम आई है जो मेन को चला रहा है, और उसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड या थ्रेड मेन। क्लियर? इतना लिखिए, फटाफट लिखिए। टाइटल डालिए, मल्टी थ्रेडिंग। लिखिए, बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड
before we can understand what is लिखिए, before we can understand what is multi-threading, comma, we must first understand what is multitasking. We must first understand what is multitasking and what are its types. Before we can understand what is multi-threading, comma, we must first understand what is multitasking and what are its types. Line badaliye. In programming, multitasking multitasking is क्या? Is the ability to perform more than one task at the same time. In programming, multitasking is the ability to perform more than one task at the same time. The ability to perform more than one task at the same time. And it is broadly divided in two categories. क्या क्या? प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड. लिखिए पहला, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग. नंबर वन, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग. लिखिए इसके सामने, लिखिए, इन प्रोग्रामिंग a process is a program currently under execution. In programming, a process is a program currently under execution. Currently under execution. Full stop. This means that if we are able to execute more than one program simultaneously, if we are able to execute more than one program simultaneously, then we say it is process based multitasking. Then we say it is process based multitasking. Line change. Pehla example. Example 1. While surfing the internet using our browser, we also can execute an antivirus software. In our computer for detecting viruses. We also can execute an antivirus software in our computer for detecting viruses. Dusra, while typing a program in a Java IDE, we also can play music. While typing a program in Java IDE, we also can play music in a music player. Line change. All the above are examples of process based multitasking. All the above are examples of
process based multitasking since browser comma antivirus comma Java IDE comma music player are 4 different programs but running parallelly. Are 4 different programs, 4 different programs but running single M programs but running parallelly, PARALLELY, but running parallelly. Para change. Number 2, thread based multitasking. लिख लिया? स्लाइड बदले? हो गया? लिखिए अब अगला, thread based multitasking. A thread is flow of control or execution path. A thread is flow of control or execution path. Full stop. Thus, if a single program has multiple execution path, or multiple flow of control, then we say it is multi-threading. है ना? अब 2 मिनट आपको कोड के थ्रू समझा दूं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे. देखो, सबसे पहले जैसा अभी तक आपकी प्रोग्रामिंग चलती थी उसकी बात करते हैं. तो इमेजिन करिए मैंने जावा में एक टेस्ट क्लास बनाई. मैंने टेस्ट क्लास के अंदर एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया. ध्यान से कोड देखिएगा. पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले. ठीक है? इस डिस्प्ले के अंदर मैंने एक मैसेज लिखा हेलो. ठीक है? उसके बाद ये मेरा मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. यहां मैंने कहा है डिस्प्ले, यहां मैंने कहा है बाय. इस प्रोग्राम को ट्रेस कर सकते हैं कैसे रन होगा? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं जरा नंबरिंग करो मुझे, कौन कौन सी लाइन किस किस ऑर्डर में चलेंगी, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले, क्योंकि ये जावा है, एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज बिगिन फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट लाइन विच इज मेन. फिर सर डिस्प्ले कॉल होगा. अब मुझे बताइए जब डिस्प्ले कॉल होगा तो कंट्रोल कहां चला जाएगा? जब डिस्प्ले कॉल होगा तो कंट्रोल मेन को छोड़ देगा और माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स डिस्प्ले फंक्शन. इतनी देर याद रखिएगा ये प्रिंटलन वेट करेगा. फिर कंट्रोल चला जाएगा डिस्प्ले की बॉडी में. डिस्प्ले की बॉडी में ये वाला प्रिंटलन चलेगा और फिर वापस लौटकर ये लाइन चलेगी. तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सिंगल थ्रेड. क्यों सिंगल थ्रेड? क्योंकि आप इसको जब ट्रेस कर रहे हैं तो आप एक ही फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे बोलेंगे ना, पहले ये चलेगा, फिर डिस्प्ले आएगा तो मेन रुक जाएगा, फिर डिस्प्ले की बॉडी चलेगी, फिर डिस्प्ले खत्म होगा तो मेन कंटिन्यू होगा. एम आई राइट? अब 2 मिनट सोचिए और मुझे बताइए, अगर मैं डिस्प्ले में ये लाइन किसी लूप में डाल दूं, कौन सी लाइन? हेलो वाली लाइन. तो आप एग्री करते हैं जब तक वो लूप खत्म नहीं हो जाएगा मेन का बाय प्रिंट नहीं होगा? एग्रीड? आप ये भी एग्री करते हैं कि अगर गलती से या जानबूझ के मैंने उस लूप को इनफाइनाइट कर दिया तो बाय कभी प्रिंट ही नहीं होगा. मल्टीथ्रेडिंग इस प्रॉब्लम को करेगी सॉल्व. यानी कुछ ऐसा करेंगे आप थोड़ी देर बाद कि हेलो और बाय दोनों पैरेलली एक साथ आपके स्क्रीन पे हो जाएंगे डिस्प्ले. अभी तक क्या होता था? अभी तक सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल होता था.
अब आपके प्रोग्राम में होंगे मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब ये मत सोचिएगा सर फिर तो आउटपुट थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा समझने के लिए। आउटपुट में हेलो और बाय सब कुछ एक साथ आएगा, आउटपुट को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अभी ये नोटिस करिए कि क्या इस बाय का इस हेलो से कोई रिलेशन है, नहीं है ना। तो फिर जावा ये कहती है कि अगर तुम्हारे प्रोग्राम में दो फंक्शंस हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों करते हो कि एक के रुकने पर ही दूसरे को चलने का मौका मिले। जब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, व्हाई नॉट रन देम पैरेलली। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपने जो पहला पॉइंट लिखा है ना, सीपीयू का आइडल टाइम आप कर पाएंगे यूटिलाइज। क्योंकि आप नोटिस करिए अगर मैं यहां पर एक लूप लगा देता हूं, अगर मैं यहां पर एक लूप लगा देता हूं तो वो लूप मैक्सिमम टाइम हेलो ही प्रिंट करेगा। मैंने आपसे अभी 15 मिनट पहले कहा था कि जब जब आपका कंप्यूटर आईओ ऑपरेशंस करता है, सीपीयू बैठा रहता है आइडल। तो जितनी देर में वो हेलो प्रिंट करेगा उतनी देर में हम सीपीयू को मेन का बचा हुआ टास्क करने को बोल देंगे। और अगर आप थोड़ा डिस्प्ले थोड़ा मेन थोड़ा डिस्प्ले थोड़ा मेन ऐसे कोड चलवा दो तो आप अचीव कर लोगे अपने प्रोग्राम में थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। राइट, तो आपने दो अलग अलग फंक्शंस को एक के बाद एक तो चलाया कई बार है, आज ऐसा चलाएंगे कि एक फंक्शन का लूप खत्म भी नहीं होगा और दूसरे का लूप शुरू हो जाएगा, दूसरे का खत्म भी नहीं होगा तीसरे का शुरू हो जाएगा, फिर इतने में पहले का कंटिन्यू होगा, फिर इतने में दूसरे का कंटिन्यू होगा। और आप टेंशन में लीजिएगा, आपको इनको मैनेज नहीं करना, ये चीजें मैं कैसे मैनेज करूंगा, आपको नहीं करना, ये करेगा आपका सीपीयू और ये करवाएगा उससे आपका जावा वर्चुअल मशीन। आपको तो सिर्फ ऑर्डर देना है कि आप इसको चलाओ, अब इसको चलाओ, अब इसको चलाओ, तो पैरेलली मल्टीपल टास्क आपका कोड कर लेगा परफॉर्म। अब इसको रियल वर्ल्ड में कंपेयर कीजिए तो रेस्टोरेंट में मल्टी थ्रेडिंग होती है, गेस करिए कैसे। मल्टीपल कस्टमर्स को मल्टीपल वेटर्स एक साथ करते हैं सर। अब इसी रेस्टोरेंट को आप सिंगल थ्रेडिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सारा कस्टमर बेस बाहर खड़ा है, एक परिवार अंदर बैठकर खाना खा रहा है, जब तक वो परिवार बाहर नहीं आएगा दूसरी फैमिली एंटर नहीं हो पाएगी। तो या तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, लोग उस रेस्टोरेंट में जाएंगे ही नहीं। टेक्निकली सोचिए सिंगल थ्रेडिंग है, एंड दिस इज मल्टी थ्रेडिंग कि आपके पास मल्टीपल वेटर्स हैं, हर वेटर एक थ्रेड है। प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलूं तो फंक्शन है, मल्टी थ्रेडिंग की भाषा में बोलूं तो हर वेटर एक थ्रेड है। हर कस्टमर उस थ्रेड को कंज्यूम करने का आपने एक ऑपरेशन चलाया है और वो थ्रेड आपके लिए वो पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहा है परफॉर्म। कुछ कुछ आइडिया लगा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? ठीक, लिखिए। अच्छा, अगर ये मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ये डायग्राम अगर मल्टी थ्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर शुरुआत तो यहां से होगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए जावा एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम मेन, बाद में कितने भी एक साथ पैरेलल चीजें चलें, बट द फर्स्ट मेथड विच इज गोइंग टू रन इज मेन। बट अब ये होगा कि जब मेन डिस्प्ले को कॉल करेगा तो डिस्प्ले के हेलो प्रिंट करने का वेट करे बिना हम मेन का प्रिंट करवा देंगे बाय। चाहे वो बाय पहले प्रिंट कर दे चाहे हेलो कर दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों चलेंगे एक साथ पैरेलल। आया समझ? लिखिए अब अंकित अगली स्लाइड पे लिख देना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक्चुअल एप्लीकेशंस के एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो हमारा वाला एग्जांपल था शो और मेन वाला, वो नहीं ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल इन आवर वेब ब्राउजर वी कैन ओपन मल्टीपल टैब्स पैरेलली। फॉर एग्जांपल इन आवर वेब ब्राउजर वी कैन ओपन मल्टीपल टैब्स पैरेलली। ये मल्टी थ्रेडिंग हुई, हाँ ये मल्टी थ्रेडिंग हुई। मतलब अगर मैं क्रोम और फायरफॉक्स दोनों से अलग अलग वेबसाइट्स ओपन करूं तो ये मल्टी थ्रेडिंग है? नहीं, पहले ही क्वेश्चन में फेल होकर आओगे। क्रोम और फायरफॉक्स क्या एक ही एप्लीकेशन है? ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं हुई, ये प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग हुई। अच्छा, मैं क्रोम में 4 टैब खोलूं उसमें 4 वेबसाइट्स ओपन करूं, ये मल्टी थ्रेडिंग है। एक ही क्रोम 4 एप्लीकेशंस या 4 सर्वर से एक साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसलिए मैंने बोला यहां पर इन आवर वेब ब्राउजर, नॉट मल्टीपल वेब ब्राउजर। इन आवर वेब ब्राउजर वी कैन ओपन मल्टीपल टैब्स पैरेलली, each each displaying a different website, each displaying a different website. Number 2, in any music player, in any music player, multiple activities, in any music player, multiple activities occur parallelly. Occur, O-double-C-U-R, occur parallelly. Like A, playing of the song. A, playing of the song. B,
A is playing of the song. B, moving of a slider showing current song position. Moving of a slider, ये समझ आ रहा है? जब गाना प्ले होता है तो नीचे slider showing current song position. C, allowing the user to add or remove songs from the playlist. Allowing the user to add or remove songs from the playlist. D, allowing the user change volume settings while the song is being played. Allowing the user to change volume settings while the song is being played. ठीक है, अब फटाफट बताइए इसमें एप्लीकेशन कौन और थ्रेड्स कौन? म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन, ये जो आप देख रहे हैं ना ABCD, ये सब थ्रेड्स हैं। और प्रोग्रामिंग में कौन होंगे? फंक्शंस। प्ले सॉन्ग, इंक्रीज वॉल्यूम, ऐड सॉन्ग टू द प्लेलिस्ट, इन सब नाम के आप बनाओगे फंक्शन, सब पैरेलल चलेंगे, सो दिस बिकम्स मल्टी थ्रेडिंग। हो गया? चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया मल्टी थ्रेडिंग क्या है और मल्टी, अच्छा क्यों करते हैं ये भी लिख लीजिए। टाइटल डालिए बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग बताइए। पहला, सीपीयू का आइडल टाइम यूटिलाइज होता है। मैं डिटेल नहीं लिखवा रहा हूं, आप समझा दोगे इंटरव्यू में, तो आप बोलोगे ना वहां आइडल टाइम यूटिलाइज होता है, वो पूछेगा आइडल टाइम क्या होता है। आइडल टाइम मतलब जब सीपीयू कुछ नहीं करता। तो सीपीयू कब कुछ नहीं करता है? मैक्सिमम टाइम कुछ नहीं करता है, खास तौर पे जब होते हैं आईओ ऑपरेशन, है ना। आप सोचिए, आप यूजर से बोलते हो एंटर योर नेम, ये आपने एक लाइन लिखी। यूजर दुनिया का सबसे बढ़िया टाइपिस्ट भी होगा, तो अपना नाम प्रिंट करने में, अपना नाम टाइप करने में कम से कम 1 सेकंड तो लगाएगा। ये इम्पॉसिबल है कि 1 सेकंड में पूरा नाम टाइप हो जाए, फिर भी मैं मानता हूं बहुत बढ़िया टाइपिस्ट है तो 1 सेकंड लगाएगा। वो 1 सेकंड में होते हैं 1000 मिली सेकंड, और 1000 मिली सेकंड आपके सीपीयू के लिए बहुत हैं। वो उतनी देर में कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करके आ जाएगा जितनी देर में ये कीबोर्ड से अपना नाम कर रहा होगा टाइप। उसको बोलते हैं सीपीयू का आइडल टाइम यूटिलाइज करना। तो नंबर 1 यूटिलाइजेज आइडल सीपीयू टाइम। नंबर 1 यूटिलाइजेज आइडल सीपीयू टाइम, IDLE, आइडल सीपीयू टाइम। नंबर 2 मेक्स द एप्लीकेशन मोर रेस्पॉन्सिव। सिंपल शब्दों में समझाइए, यूजर को वेट नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ भी कमांड डालेगा, एप्लीकेशन उसका तुरंत रेस्पॉन्स देगी। मेक्स द एप्लीकेशन रेस्पॉन्सिव, मोर रेस्पॉन्सिव, ठीक। नंबर 3 ऑप्टिमाइजेज द एप्लीकेशन। ऑप्टिमाइजेज द, ऑप्टिमाइज कैसे? भाई अगर सीपीयू का आइडल टाइम आप यूटिलाइज कर लोगे तो ओवरऑल लगने वाला समय कम हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेज द एप्लीकेशन, ठीक। चलिए बढ़िया, आगे अब डालिए टाइटल, उस छुपे रुस्तम से मिलिए जो पूरी कोर जावा में आपके प्रोग्राम्स को चलाता रहा और आपने आज तक उसको क्रेडिट नहीं दिया। आप आज तक ये बोलते रहे प्रोग्राम को जेवीएम चलाता है, नहीं चलाता है जेवीएम, कोई और है जो आपके प्रोग्राम को चलाता है, नाम जेवीएम का लेते हैं, चलाता कोई और है। तो डालिए टाइटल द मेन थ्रेड। अब कोडिंग की जरूरत है अपन को, टाइटल डालिए द मेन थ्रेड। आज आपको यह भी पता चलेगा जावा में 3 चीजों के नाम मेन है। अगर इंटरव्यूअर पूछता है ना व्हाट इज मेन इन जावा, तो जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा उसके पास एक ही जवाब है, मेन इज अ मेथड जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आज मालूम चलेगा देयर आर 3 थिंग्स इन जावा विच आर कॉल्ड मेन। देयर इज अ मेन मेथड, देयर इज अ मेन थ्रेड, देयर इज अ मेन ग्रुप। 3 चीजें मेन में होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है ये मेन थ्रेड। क्या है जानने के लिए शुरुआत बहुत सिंपल प्रोग्राम से मैं कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये एक्सक्लूसिव शर्मा कंप्यूटर एकेडमी कंटेंट है, ये आपको नेट पे नहीं मिलेगा, ठीक। तो बहुत कम जगहों पर बहुत कम लोग आपको ये बता पाएंगे कि इंटरनली क्या होता है जब आप मेन को कॉल करते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। सिंपल एक्सप्लेनेशन तो सबके पास है, अब कहां है, गई ना।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका स्ट्रिंग ARGS है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्टोरी। और यहां पर है हमारे पास system.out.println। ठीक है, अब मैं आपको इस कोड की अंदर की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा मल्टीथ्रेडिंग पढ़ा देता हूं, नहीं तो जो मैं क्लासेस के नाम बोलूंगा, मेथड्स के नाम बोलूंगा, वो आपको समझ नहीं आएंगे। इसको 2 मिनट बाद समझाता हूं, ठीक है। अभी अपन डिस्कस करते हैं जावाज मॉडल ऑफ मल्टीथ्रेडिंग। यानी अगर मेरे को जावा में मल्टीथ्रेडिंग करनी है, लिसन वेरी केयरफुली, फर्स्ट बेसिक लेवल क्वेश्चन ऑफ मल्टीथ्रेडिंग। जब पर्टिकुलर जावा में मल्टीथ्रेडिंग की बात होती है तो जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, जावा में इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फर्क है ना, ऐसा ही ये टॉपिक है, जावा में मल्टीथ्रेडिंग अचीव कैसे करते हैं। तो गौर कीजिएगा, जावा में मल्टीथ्रेडिंग अचीव करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आप मेरे को बताना कौन सा कब लोगे, बल्कि ये भी बताना एक ही काम करने के 2 तरीके क्यों दिए हैं जावा ने। ठीक, पहले सुन लीजिए क्या है। पहला है, जावा के पास एक क्लास है जिसका नाम है थ्रेड, जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल है। जावा कहती है अगर तुमको मल्टी थ्रेडिंग करनी है तो तुम इस थ्रेड क्लास को कर लेना एक्सटेंड। जब भी तुमको ऐसा लगे तुमको अपने प्रोग्राम में थ्रेडिंग करनी है, तुमको इस क्लास को करना पड़ेगा एक्सटेंड। ये कुछ वैसी ही बात है, अगर मैं आपसे बोलूं अपनी एक्सेप्शंस कैसे बनाते हो, तो आप बोलोगे किसी एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके। सेम थिंग इज हियर, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग करनी है तो थ्रेड क्लास को आप कर सकते हैं एक्सटेंड। या फिर जावा बोलती है मेरे पास एक और ऑप्शन है, मेरे पास एक इंटरफेस है उसका नाम है रनेबल, तुम चाहो तो इस इंटरफेस को कर सकते हो अपनी क्लास में इंप्लीमेंट। सो मल्टीथ्रेडिंग कैन बी अचीव्ड इन 2 ways, either by extending the thread class or by implementing the runnable interface। ठीक है, सबसे पहले थ्रेड क्लास एक्सटेंड करने में क्या कहानी है उसको समझते हैं। ये जो थ्रेड क्लास है इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है रन। ये मल्टीथ्रेडिंग की जान है, दिल है ये मल्टीथ्रेडिंग का। ठीक, ये जो मेथड है इसकी बॉडी ब्लैंक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बॉडी ब्लैंक है। अगर एब्स्ट्रैक्ट होता तो थ्रेड भी एब्स्ट्रैक्ट होती, तो थ्रेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, रन मेथड है जिसकी बॉडी ब्लैंक है, तकरीबन वैसे जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी हम मानते हैं कि ब्लैंक है। हालांकि वो ब्लैंक नहीं होती है, उसमें सुपर कीवर्ड लगा होता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं दिख नहीं रहा है इसलिए बॉडी ब्लैंक है। बट ये तो वाकई में ब्लैंक होता है, कौन, रन। अब जावा बोलती है तुम थ्रेड को जब एक्सटेंड करोगे और तुमको कुछ भी काम अपने थ्रेड से करवाना हो, थ्रेड माने फंक्शन, तुमको कुछ भी इससे करवाना हो, तो वो जो कोर काम है तुम्हारा वो तुम रन की बॉडी में लिखोगे। किसकी बॉडी में लिखोगे, रन की बॉडी में लिखोगे। यानी अभी मैं आपको अगर ये वाले एग्जांपल से कंपेयर करके दिखाऊं कि मान लो अगर मैं एक म्यूजिक प्लेयर जावा में बनाता, तो मैं ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम, गाना प्लीज का कुछ तो कोड होता होगा, वो कोड मैं रन में डालूंगा। गॉट इट। सो रन क्या करता है, रन वो एक्चुअल काम करता है जो हमको किसी थ्रेड से करवाना है। तो हम क्या करते हैं रन को, हम रन को ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो थ्रेड का मेथड है और आप थ्रेड को इनहेरिट करके रन की बॉडी लिखते हैं। तो आप कह सकते हो सर कुछ भी कराना है तो रन से कराना है, यस, कुछ भी कराना है तो रन से कराना है। जैसे ट्राई में एक्सेप्शन आए और अगर एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो कैच लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, हाँ लिखना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बने तो इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, हाँ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे अगर आपको थ्रेड से कुछ भी करवाना है तो कोड लिखना पड़ेगा रन में। आप चाहते हो आपका थ्रेड फैक्टोरियल निकाले, रन के अंदर फैक्टोरियल का कोड लिखो। आप चाहते हो आपका थ्रेड 2 नंबर ऐड करे, ऐड करने का कोड भी रन में लिखो। रन इज द एक्चुअल कोड जो हमको अपने थ्रेड से करवाना है। ठीक है, बट नाउ कम्स द रियल ट्विस्ट। आप रन को कॉल नहीं करेंगे, ओवरराइड करेंगे, पर आप रन को कॉल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने रन को कॉल कर दिया तो आपका प्रोग्राम ना इसके जैसा हो जाएगा। किसके जैसा, सिंगल थ्रेडिंग जैसा हो जाएगा। मतलब फिर क्या होगा, फिर ये होगा, नहीं सिंक्रोनाइज नहीं है, वो अलग कहानी है। फिर क्या होगा, फिर जेवीएम कॉल करेगा मेन को, मेन ने कॉल करा मान लीजिए रन को, तो पूरा फोकस सीपीयू का रन पे चला जाएगा। जब तक रन चल रहा है मेन को वेट करना होगा, यही हम नहीं चाहते हैं। जब रन खत्म हो जाएगा तो मेन कंटिन्यू होगा। तो इसमें क्या तीर मार लिया अपन ने मल्टीथ्रेडिंग करके, ये मल्टीथ्रेडिंग होकर भी मल्टीथ्रेडिंग नहीं हुई, ये अभी भी है सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल। सो वी ऑलवेज ओवरराइड रन बट वी नेवर कॉल रन। हम कभी रन को कॉल नहीं करते, करते नहीं कि कर सकते नहीं,
करते नहीं है। कर तो सकते हैं, एक्सेप्शन आएगी नहीं आएगी, एरर आएगी नहीं आएगी, पर मल्टी थ्रेडिंग नहीं होगी। इसलिए आप रन ओवरराइड करें, पर आप गलती से भी रन को कॉल ना करें। अच्छा, तो फिर रन कैसे चलेगा? रन को चलाने के लिए बिल्कुल ठीक, रन को चलाने के लिए इसी थ्रेड क्लास के पास एक मेथड और दिया गया है। उस मेथड का नाम है स्टार्ट। जैसे ट्राई कैच की जोड़ी है, वैसे रन और स्टार्ट की जोड़ी होती है। अपन रन में कोड लिखते हैं, और जब अपन को रन चलवाना है तब अपन स्टार्ट को कॉल करते हैं। अब आपको लग रहा होगा इससे क्या हो जाएगा, ये जो स्टार्ट है ना, इसके अंदर कुछ मैजिक है। वो मैजिक आपको मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। बस इतना सुन लीजिए, कुछ ऐसा मैजिक है कि आप जब स्टार्ट को कॉल करते हैं तो स्टार्ट रन को कॉल करता है, और रन के काम के कंप्लीशन हुए बिना, रन का काम खत्म होने से पहले कंट्रोल को वापस दे देता है मेन के पास। और फिर मेन क्या करता है, अपने आगे के पार्ट को चलाता है। उधर चल रहा है रन, इधर चल रहा है मेन। हो गई अचीव आपके प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग। और अगर आपको लग रहा है ये तो दो काम हुए, एक रन ने करा एक मेन ने करा, तीसरा काम भी करना हो तो एक और क्लास बना लीजिए, उस क्लास को भी बोलिए वो थ्रेड को कर ले एक्सटेंड, उसमें भी रन को ओवरराइड कर दीजिए, और यहां से उसका भी कॉल कर लीजिए स्टार्ट। फिर कितने काम एक साथ होंगे? तीन काम एक साथ होंगे। कौन तीन? पहला वाला रन मेन, और ये दूसरा वाला रन। पहले कौन चलेगा बाद में कौन चलेगा वो सेकेंडरी बात है, बट चलेंगे सबके सब एक साथ, और ये अचीव हो जाएगी आपके प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग अचीव करने का पहला तरीका है, थ्रेड को इनहेरिट करो, स्टेप नंबर 2, रन को ओवरराइड करो, स्टेप नंबर 3, स्टार्ट को कॉल कर लो। तीन काम में मल्टी थ्रेडिंग अचीव हो जाएगी। ठीक, थ्रेड को इनहेरिट करना मतलब एक क्लास बनाओ जो थ्रेड को एक्सटेंड करे। उस क्लास में क्या रखना है नहीं रखना है वो तुम सोचो, लेकिन जो एक्चुअल कोड तुम्हें थ्रेड से कराना है वो कोड तुम डाल दो रन में। पर रन को कॉल मत कर लेना, रन की जगह कॉल करना स्टार्ट को। स्टार्ट भी आपको थ्रेड देगा, रन भी आपको थ्रेड क्लास देगी। बस स्टार्ट और रन में क्या फर्क है? दो फर्क है, रन की बॉडी ब्लैंक है, स्टार्ट की बॉडी में कोड है। रन को कॉल कभी नहीं करते, ओवरराइड करते हैं। स्टार्ट को ओवरराइड कभी नहीं करते, स्टार्ट को कॉल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, रन वर्सेस स्टार्ट। दोनों मेथड हैं, both coming from thread class. One has been meant for getting overridden, other one has been meant for getting called. We call start, but we do not call run, we simply override run. क्लियर? अब जावा कहते हैं मेरे पास सेकेंड ऑप्शन भी है। अगर तुम ये वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहते हो तो पहले तो ये बताओ नहीं क्यों लेना चाहते हैं जब ये ऑप्शन है तो। जावा एक समय में एक क्लास में दो क्लास नहीं करने देती है अपन को इनहेरिट। तो अगर मैंने जावा में कोई प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मेरी क्लास किसी को इनहेरिट कर रही है, एट द वेरी सेम टाइम मैं नहीं कर सकता थ्रेड को भी इनहेरिट, क्योंकि जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस एट क्लास लेवल। और मेरे लिए वो क्लास को इनहेरिट करना भी जरूरी है और थ्रेड को भी। जैसे मान लो मैं अपनी एक्सेप्शंस में मल्टी थ्रेडिंग करना चाहता हूं, अब मैं क्या लिखूंगा? क्लास माई एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन के एक्सटेंड्स थ्रेड। कोई एक ही लिख पाऊंगा तो एक ही फीचर मिलेगा, दूसरा मुझे नहीं मिलेगा। तो जावा कहती है अगर इस दुविधा में हो कि ऑलरेडी किसी को एक्सटेंड करना जरूरी है तो फिर थ्रेड छोड़ दो, थ्रेड की जगह यूज कर लो रनेबल। अब सुनना ध्यान से, ये जो रनेबल है ये कौन है? इंटरफेस है। तो पहली बात तो इसके पास जो रन है उसमें और इसमें फर्क है, कॉन्सेप्चुअल फर्क है ना। ये जो रन है ये एब्स्ट्रैक्ट है, और ये जो रन है इसकी बॉडी ब्लैंक है। हालांकि आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओवरराइड आप इसको भी कर रहे थे, ओवरराइड आप उसको भी करोगे। टेक्निकली इसको ओवरराइड करना जरूरी है, इसको ओवरराइड करना जरूरी नहीं है। भूल गए तो कोड चलेगा लेकिन तुम्हारा थ्रेड करेगा कुछ नहीं। गॉट इट? तो आपको इस रन को करना होगा ओवरराइड। कौन से रन को? द रन विच इज कमिंग फ्रॉम, द रन विच इज कमिंग फ्रॉम रनेबल। ठीक है, ये रन अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब सवाल आएगा सर आपने बोला रन को ओवरराइड करते हैं पर रन को कॉल नहीं करते हैं, तो क्या रनेबल अपन को स्टार्ट भी देती है? नहीं, इम्पॉसिबल है कि रनेबल आपको स्टार्ट दे पाए। रनेबल एक इंटरफेस है और इंटरफेस में मेथड्स की बॉडी कम से कम जावा 8 से पहले तो नहीं होती थी। और मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जावा 1.0 से आया हुआ है। इसका मतलब रनेबल वो पुराना वाला इंटरफेस है जिसका हर मेथड होता था एब्स्ट्रैक्ट, जिसके मेथड्स को नहीं दी जा सकती थी बॉडी। जावा में इंटरफेस को मेथड्स को बॉडी देना वो तो जावा 8 ने अलाउ करा। और रनेबल के पास सिर्फ एक मेथड है, क्या उसका नाम? उसका नाम है रन। सिर्फ एक मेथड रनेबल के पास है जिसका नाम रन है। तो फिर क्या करेंगे? फिर इसी की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी? थ्रेड की। हम इसके स्टार्ट को कॉल करेंगे, कुछ सेटिंग ऐसी बिठाएंगे कि ये स्टार्ट हमारे रन को कॉल कर लेगा। याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट ये अपने रन को कॉल करना जानता है। हम इसको कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये हमारे वाले रन को कर लेगा कॉल, और अपन अचीव कर लेंगे मल्टी थ्रेडिंग। तो आप ये बोल सकते हो सर इसका मतलब
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हमें इसका सपोर्ट तो लेना ही पड़ता है, बिल्कुल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका सपोर्ट तो लेना ही पड़ता है। डायरेक्ट सपोर्ट से मेरा मतलब है इनहेरिट कर लो, इनडायरेक्ट सपोर्ट से मेरा मतलब है कुछ ऐसा करो कि आप इसका कॉल कर पाओ स्टार्ट और स्टार्ट कॉल कर पाए रन। तो जावा के पास कितने स्टार्ट हैं? एक ही स्टार्ट है, रन दो हैं, एक रन थ्रेड में है और एक रन रनेबल में है। रनेबल का एब्स्ट्रैक्ट है और थ्रेड के रन की बॉडी ब्लैंक है। ठीक है, ये क्लियर हो गई कहानी। अब आइए इस पिक्चर पे। तुम्हारी मर्जी, 4 टास्क कराओ, लेकिन जनरली एक ही टास्क कराओगे ना, 4 टास्क कराने तो 4 थ्रेड लो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल 4 क्लास बनानी पड़ेगी। और अगर एक, अच्छा तुमको ये 4 में से कोई एक काम कराना है कि चारों एक साथ कराने हैं? चारों एक साथ कराने तो फिर थ्रेडिंग हो गई ना। फिर एक थ्रेड से तुम 4 काम कराओगे तो वो एक एक करके करेगा, एक साथ नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? अगर तुमने एक रन के अंदर 3 फॉर लूप लगाए, समझो एक फॉर लूप फैक्टोरियल निकाल रहा है, एक फॉर लूप प्राइम चेक कर रहा है, एक फॉर लूप आर्मस्ट्रांग चेक कर रहा है, तो आप बताओ ये एक के बाद एक चलेंगे कि पैरेलल चलेंगे? तो फिर कहां मल्टी थ्रेडिंग हुई? अगर हिसाब से आप ये सोचो कि मुझे रन से 4 काम कराने पर पैरेलल कराने हैं, तो रन भी तो 4 चाहिए फिर। और 4 रन तभी आएंगे जब आप 4 बार थ्रेड क्लास को कर लोगे अलग अलग क्लासेस में इनहेरिट। क्लियर हुआ? ठीक है, इसका मतलब एक थ्रेड से बात नहीं बनेगी, मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड तो खूब बनते हैं, जितने अलग अलग टास्क उतने बनाने पड़ते हैं अलग अलग थ्रेड्स। ठीक, चलिए अब आ जाइए इस कहानी पे। व्हाट इज द रियल स्टोरी बिहाइंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन? इसको रन कैसे करते हो, कमांड बताओ मुझे। क- अनुराग, रन जावा सी से कंपाइल होता है। मैंने पूछा था रन कैसे करते हो, तो आप डे वन से, जब से जावा का पहला प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आपको ये कमांड पता है? मैंने ही बताया है, जहां भी आपने पढ़ा होगा वहां भी आपको बताया गया होगा ऐसे प्रोग्राम रन होता है। अच्छा थोड़ा सा मैं डिटेल में जाकर पूछूं इस पे क्या होता है? आप बोलोगे सर जितना मुझे मालूम है ये लाइन लिखने से जावा टेस्ट नाम की क्लास को एग्जीक्यूट करती है, और क्लास एग्जीक्यूट मतलब जावा कॉल करती है मेन को। मैं पूछूंगा जावा कॉल करती है तो आप बोलोगे नहीं, जेवीएम कॉल करता है। और जब मैं पूछूंगा जेवीएम कॉल करता है तो आपको ये टॉपिक आता होगा, तो आप बोलोगे नहीं, कोई और है जो कॉल करता है, वरना आप बोलोगे हाँ जेवीएम ही तो कॉल करता है। आप सुनिए, सबसे पहली बात, ये जो जेवीएम है ना, ये बहुत बिजी सॉफ्टवेयर है, मोदी जी की तरह। टाइम नहीं है इसके पास, राइट, बहुत बिजी सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत बिजी सॉफ्टवेयर है। तो इसके पास छोटे छोटे सब सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग कामों के लिए। याद कीजिए, एक को आप भी जानते हैं जिसका नाम है गार्बेज कलेक्टर, जो इसी के निर्देशों पे चलता है और मेमोरी से गार्बेज कलेक्शन करने का काम करता है। बिल्कुल ऐसे जो जेवीएम होता है ना, इसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये पूरे डेडिकेशन के साथ आपके मेन मेथड को चलाने बैठ जाए। क्योंकि क्या यह संभव है कि आपके मेन मेथड के अंदर एक लूप चल रहा हो जो लाखों करोड़ों बार इटरेट हो रहा हो? तो फिर जेवीएम तो लॉक हो गया, फिर तो जेवीएम आप ही के मेन को संभालता रहेगा, उसको और भी तो काम करने हैं, वो कौन करेगा? तो जेवीएम डायरेक्टली कभी मेन को नहीं चलाता है। क्या होता है जब आप ये लाइन लिखते हो, तो जेवीएम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। किसका? इसकी किसी चाइल्ड क्लास का। किसकी चाइल्ड का? थ्रेड की। मल्टी थ्रेडिंग करनी है तो एक थ्रेड लगेगी ना, तो इसकी किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। वो क्लास भी जेवीएम नहीं बना के रखी हुई है। कौन सी क्लास? जिसका वो चाइल्ड क्लास जिसका वो क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट, उस चाइल्ड क्लास में जेवीएम ने रन को ओवरराइड करा हुआ है ना? दिमाग में पिक्चर बैठ रही है? उस रन के अंदर से उन्होंने कॉल करा हुआ है आपके मेन को। तो जेवीएम उस थ्रेड को बोलता है जाओ, कमांड आया मेन चलाना, ये टेस्ट क्लास का मेन चलाओ। वो थ्रेड वाली जो क्लास है बोलते है जी हुजूर, वो अपना ऑब्जेक्ट को बनाती है और वो ऑब्जेक्ट उस मेन को करने लगता है कॉल। जेवीएम फिनिश, जेवीएम फ्री, जेवीएम दूसरे टास्क की तरफ ध्यान दे देता है। डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है, जब आप ये लाइन लिखते हो तो जावा क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट कॉल्स अ मेथड कॉल्ड एज स्टार्ट, this start calls a method called as run, and within run there is a statement which is test dot main, and this line executes your main method. अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कौन ऑब्जेक्ट? जो जेवीएम ने बनाया है चाइल्ड का, इसका नाम जावा की दुनिया में रखा गया है मेन थ्रेड। सो हु इज मेन थ्रेड? Main thread is an object. And what are the responsibilities of main thread? To execute main method. Main method's execution is responsibility of main thread. अब याद कीजिए, मैंने आधे घंटे पहले क्यों आपसे कहा था कि जब एक्सेप्शन आती है तो जावा ये नहीं बोलती है एक्सेप्शन इन मेन मेथड, वो बोलती है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। व्हाई? बिकॉज मेन मेथड इज रनिंग अंडर कंट्रोल ऑफ मेन थ्रेड।
गॉट इट? अच्छा, अब ये बताओ, ये वाले एग्जाम्पल में मेन थ्रेड बना होगा नहीं? बना होगा, हर प्रोग्राम में मेन थ्रेड बनता है, करेक्ट? ठीक है, मेन थ्रेड ने मेन कॉल करा, यस की नो? अब जब डिस्प्ले का कॉल आया तो ये किसके अंदर से आया? मेन के अंदर से। तो इनडायरेक्टली डिस्प्ले को भी मेन थ्रेड ही चला रहा है। इसका मतलब अगर डिस्प्ले में कोई एक्सेप्शन आ गई ना, तो भी मैसेज यही आएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। और इसलिए हम बोलते हैं दिस इज सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल। आप सोचिए, अगर मैं कुछ ऐसा साम दाम दंड भेद तिकड़म लगा लूं कि जब डिस्प्ले का कॉल आए तो मैं मेन थ्रेड को बोलूं तुम रुक जाओ, तुम्हारी जगह ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्प्ले को कॉल करेगा, तो मैं अचीव कर लूंगा मल्टी थ्रेडिंग। फिर मेन थ्रेड क्या करेगा? मेन थ्रेड बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं बाय प्रिंट करने चला जाता हूं, डिस्प्ले का कॉल तुम इसको दे दो, ये डिस्प्ले कॉल कर ले। ऐसे अगर अपन अलग अलग टास्क अलग अलग थ्रेड से करवा लेंगे, तो मेन थ्रेड प्लस हमारे बाकी के थ्रेड्स अचीव करवा देंगे मल्टी थ्रेडिंग। और मेन थ्रेड चलेगा, ये पक्का है। यस, कुछ भी कर लो, execution will always begin from main, and that execution will be carried out by main thread. So what is main and what is main thread? Main is a method, main thread is a thread whose responsibility is to call main method. And who creates main thread? JVM creates or launches main thread. JVM main thread को चलाता है। ठीक है, ये तो हुई main thread की थ्योरी। अब main thread है, इस बात को प्रूफ कैसे करा जाए? तो अब आपका छोटा सा टेस्ट लूंगा मैं। कैसा टेस्ट लूंगा? मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के दूंगा, ये प्रोग्राम मल्टी थ्रेडिंग नहीं करेगा, बट इस प्रोग्राम में मैं नए नए मेथड्स कॉल करूंगा। ठीक है, आप कोर जावा की फाइनल स्टेज पे हैं, आप में से सबका कोर जावा हो गया, कुछ का तो एडवांस जावा भी हो गया है। तो आप इसको एक टेस्ट की तरह लें। यहां जितने भी नए नए मेथड्स आपको दिखेंगे जो मैं पहली बार आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे को बस उन मेथड्स के डिक्लेरेशंस बताइएगा कि सर मुझे देखकर ऐसा लग रहा है ये मेथड पब्लिक होगा, ये इसकी रिटर्न टाइप होगी, और ये भी बताइएगा ये मेथड कौन सी क्लास का होगा। ठीक है, आउटपुट प्रोग्राम का मैं बताऊंगा। कुछ नए नए मेथड दिखेंगे, आपको दिख जाएगा जो जो नए दिखेंगे कौन कौन से हैं, उनकी जरा आप मेरे को जन्म जन्म कुंडली भी मत बताना, वो भी मैं बताऊंगा। आप तो बस मुझे बता देना आपकी समझ के अनुसार इनका क्या डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन समझ रहे हैं? प्रोटोटाइप। इनका क्या एक्सेस मॉडिफायर रखा होगा जावा ने, ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, क्या रिटर्न टाइप है, क्या नाम है, और क्या आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम क्या शो करने जा रहा है? ये इस सच्चाई को साबित करने जा रहा है कि मेन थ्रेड नाम का एक थ्रेड होता है जो हमारे मेन मेथड को रन करता है। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ मेन थ्रेड। सो मैंने क्लास बनाई, प्रोग्राम लास्ट में उतारिएगा, नाम दीजिए, डजेंट मैटर। अंदर मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अंदर मैंने लिखा थ्रेड th, ओके, th इक्वल टू, ठीक ना 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 ना, कोई न्यू थ्रेड नहीं। अगर मैंने कह दिया th इक्वल टू न्यू थ्रेड, तो फिर हम बढ़ रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग की तरफ। और मैंने कहा था ये प्रोग्राम मल्टी थ्रेडिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको ये प्रूफ करके देगा कि देयर इज अ थ्रेड हुज नेम इज मेन थ्रेड। तो ये प्रोग्राम मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर रहा है, बस ये प्रोग्राम साबित कर रहा है हाँ मेन थ्रेड होता है। अगर मल्टी थ्रेडिंग करूंगा तो बिल्कुल सही गेस करा आपने, या तो मैं लिखता th इक्वल टू न्यू थ्रेड, या फिर मैं th की कोई चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर थ्रेडिंग करता। वो भी करेंगे 10 मिनट बाद, बट अभी हम मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं मेन थ्रेड कौन है भाई, इतना नाम इसका सुन रहे हैं क्लास में। So thread th equal to thread dot th equal to thread dot current thread। ठीक है, system dot out dot println, system dot out dot println thread details प्लस th। ऐसे कर सकते हैं जावा में अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को println में प्लस, क्या होता है? टू स्ट्रिंग कॉल होता है, यानी इस लाइन पे थ्रेड क्लास का कॉल होगा टू स्ट्रिंग, कुछ प्रिंट करेगा, बस उसी को आपको एक्सप्लोर करना है। उसके बाद मैंने कहा th डॉट सेट नेम, ठीक, मेरा नाम क्या है? सचिन, तो मैंने लिख दिया सचिन। ठीक, फिर मैंने कहा अगेन आफ्टर नेम चेंज थ्रेड डिटेल्स, आफ्टर नेम चेंज थ्रेड डिटेल्स th। उसके बाद द रियल मैजिक बिगिंस, ट्राई फाइन, विद इन ट्राई
for integer I equal to 1, I less than equal to 5, I plus plus. Within this for, I'll write two lines. पहली line system.out.println, one of the simplest lines. क्या कर रही है? कुछ नहीं, I को प्रिंट कर रही है. दूसरी लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप पहली बार इससे मिल रहे हैं. थ्रेड डॉट स्लीव 1000, ठीक है. फॉर 1, ट्राई 1, फॉलोड बाय कैच. कैच में आई सेड इंटरप्टेड एक्सेप्शन EX. I said system dot out dot println th dot get name plus interrupted. Fine. th आएगा. Thank you. th dot get name interrupted. Catch बन और एक लाइन लास्ट ts dot get name completed. मेन बंद, क्लास बंद. पहले रन करूं फिर आप बताएंगे बाकी डिटेल्स, ठीक है. सो लेट्स सेव दिस. एक नया ही फोल्डर बना देते हैं. लेट्स कॉल इट एज न्यू मल्टी-थ्रेडिंग, एंड विद इन दिस न्यू मल्टी-थ्रेडिंग हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है टेस्ट मेन थ्रेड डॉट जावा. टेस्ट मेन थ्रेड डॉट. अच्छा, और अगर यही नाम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. जब तक क्लास पब्लिक नहीं है तब तक क्लास और प्रोग्राम का नाम डिफरेंट चलेगा, ठीक है. तो अगर ये लग भी देता तो दिक्कत नहीं है, बट हाँ रखना नहीं चाहिए यूनिफॉर्मिटी के लिए. दोनों को सेम नाम, तो टेस्ट मेन थ्रेड डॉट जावा क्लास नेम प्रोग्राम नेम और टेस्ट मेन थ्रेड हमारी क्लास का नाम, ठीक है. अब देखिएगा प्रोग्राम क्या कर रहा है. न्यू मल्टी थ्रेडिंग जावा सी टेस्ट मेन थ्रेड डॉट जावा, नो एरर्स. जावा टेस्ट मेन थ्रेड. ये क्या हुआ? एक बार और. चलो कुछ कुछ समझ आया होगा. अब आउटपुट को मैं पैरेलली ओपन कर रहा हूं. वादा पूरा करिए आप. आपने कहा था पहले रन कर दीजिए फिर हम आउटपुट बताएंगे. ये रहा रन. आउटपुट भी आपके सामने. आप तो मेरी जो बात बोली है मेरी वो पूरी कर दीजिए. आउटपुट मत बताइए. आउटपुट तो आपके सामने आ ही गया है. आप मेरे को बस ये बताइए कि आपके इस कोड में कौन सी लाइन से क्या हो रहा है. सबसे पहले मुझे बताइए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेक इट एज योर टेस्ट. कौन है ये करंट थ्रेड? क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, और किसका मेथड लग रहा है आपको? पहली बात, ये थ्रेड का मेथड है, तभी आप इसे कॉल कर रहे हैं यूजिंग थ्रेड क्लास नेम. कैसा है? स्टैटिक इंस्टेंस. कैसे पता आपको कि स्टैटिक है? क्योंकि आप इसे कॉल कर रहे हैं क्लास के नाम से. क्या ले रहा है आर्गुमेंट में? कुछ नहीं ले रहा है. कुछ दे रहा है? हाँ दे रहा है, थ्रेड टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट. बिल्कुल. तो आप बिना गलती के मुझे इसका डिक्लेरेशन दे दीजिए. डिक्लेरेशन इसको कैसे बनाया होगा जावा ने? पब्लिक. वेरी गुड. वेरी गुड. पब्लिक स्टैटिक. बहुत बढ़िया. थ्रेड. बहुत बढ़िया. करंट थ्रेड. नो आर्ग्यूमेंट्स. बिल्कुल सही. पब्लिक स्टैटिक थ्रेड करंट थ्रेड. ठीक है. कौन है ये? एक मेथड है. किसको बिलोंग करता है? जावा की थ्रेड क्लास को बिलोंग करता है. ठीक. अब ये बोलता है, करंट थ्रेड ये बोलता है कि तुम मुझे जिस फंक्शन के अंदर से कॉल करोगे, तुम मुझे जिस फंक्शन के अंदर से कॉल करोगे, उस फंक्शन को जो थ्रेड चला रहा होगा मैं तुम्हें उस थ्रेड की डिटेल्स दूंगा. फिर से सुनना. ये बोलता है तुम मुझे जिस फंक्शन के अंदर से कॉल करोगे. बताइए तो मैंने करंट थ्रेड को किसके अंदर से कॉल करा है? तो आप बोलोगे मेन के अंदर से. इस फंक्शन को जो थ्रेड चला रहा होगा, भूलिएगा मत, मैंने कहा था बिहाइंड एवरी फंक्शन देयर इज अ थ्रेड.
तो इस मेन फंक्शन को जो भी थ्रेड चला रहा होगा, आपको याद है ना, मेन फंक्शन को चलाने वाला मेन थ्रेड है, ये बोलता है मैं आपको उसकी डिटेल ला कर दूंगा। तो आप बोल सकते हो मतलब ये दिस का रिश्तेदार हुआ, ये दिस का रिश्तेदार है। बस दिस क्या बोलता है, मैं इंस्टेंस मेथड के अंदर यूज होऊंगा और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दूंगा जिसने इस मेथड को कॉल करा है। करंट थ्रेड बोलता है मैं किसी भी मेथड में यूज हो सकता हूं और मैं तुम्हें दिस विस नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट भी नहीं दूंगा, मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट दूंगा जो इस पर्टिकुलर मेथड को रन करने का जिम्मेदार होगा। राइट? तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के एक मंत्री हैं, बिल्कुल ऐसे जेवीएम के पास अलग अलग मेथड्स हैं आपके प्रोग्राम में, और हर मेथड को चलाने के लिए एक थ्रेड बनाया जा सकता है। और अभी तक क्या होता था, बेचारे सारे मेथड को चलाने की जिम्मेदारी मेन थ्रेड की होती थी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए टीएच कौन बना, रेफरेंस बना, और आप मानते हो ये इसको पॉइंट करेगा, किसको, उस छुपे हुए थ्रेड ऑब्जेक्ट को जो आपके मेन मेथड को कर रहा है रन। क्लियर हुआ, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब थ्रेड डिटेल तो सिंपल सी स्ट्रिंग है, मजेदार बात है टीएच पे क्या क्या मिल रहा है, बताइए क्या क्या मिल रहा है। तो आपका जवाब होना चाहिए सर आउटपुट देखकर तीन चीजें मिल रही हैं, मिल रही है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीन चीजें। सबसे पहले आपको मिल रहा है मेन, ये बाय डिफॉल्ट थ्रेड का नाम है। आई सेड जो मेन को चलाता है उसका नाम है मेन थ्रेड, आप उसको मेन भी बोल सकते हैं। ये जो आप पांच देख रहे हैं ये थ्रेड की कहलाती है प्रायोरिटी। अगर आपको लग रहा है सब प्रायोरिटी मतलब, एक बात बताइए, मल्टी थ्रेडिंग में मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन होंगे और सीपीयू कितने हैं? एक ही है। तो जब सीपीयू अलॉट होगा आपके प्रोग्राम को, और आपके प्रोग्राम में चार थ्रेड हैं, तो चारों में से किसको सबसे पहले और ज्यादा देर तक सीपीयू मिलेगा, यह डिसीजन प्रायोरिटी देखकर होता है। जिसकी जितनी ज्यादा प्रायोरिटी उसको उतना ज्यादा सीपीयू टाइम मिलता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी 5 होती है। अगला डाउट, तो प्रायोरिटी से हम क्या करते हैं, ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जावा में जो कोड लिख रहे हो उसमें आपने दो मेथड बनाए हो और दोनों मेथड्स को अलग अलग थ्रेड चला रहे हैं? अब तो समझ आ रहा है, थ्रेड दोनों को अलग अलग थ्रेड चला रहे हैं। पॉसिबल है एक थ्रेड का काम ज्यादा हैवी हो और एक थ्रेड का काम लाइट वेट हो, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहा हो, ये हल्की फुल्की प्रोसेसिंग कर रहा हो, ऐसा संभव है? तो फिर जावा कहती है जिसकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने की जिम्मेदारी है ना, उसकी प्रायोरिटी बढ़ा देना, नहीं तो उस बेचारे को वेट ज्यादा करना पड़ेगा। किसका? सीपीयू का। अगर आपको लग रहा है, कोई एग्जाम्पल लीजिए, इमेजिन करिए मैं जावा में एक स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेयर बनाता हूं। ये क्या होता है? इंटरनेट से लाइव वीडियो डाउनलोड करना और प्ले करना, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है मुझे जावा में। अब इसमें दो थ्रेड्स लगेंगे, एक डाउनलोड करेगा, एक प्ले करेगा। क्या लगता है आपको किसका ज्यादा ओवरहेड होगा, ज्यादा टाइम किसको लगेगा? जो प्ले करने वाला है उसको क्या करना है, लोकल डिस्क से उठाना है वीडियो फ्रेम और प्ले कर देना है। लेकिन इंटरनेट से फ्रेम डाउनलोड करना, डाउनलोड करके डिस्क में सेव करना, ये ज्यादा लेंदी टास्क है। तो अगर मैं एक वीडियो प्लेयर बनाता हूं तो जो डाउनलोडिंग वाला थ्रेड है उसको मुझे ज्यादा समय देना चाहिए, प्ले वाले थ्रेड को कम देना चाहिए। और आप देखते भी होंगे इंटरनेट पे अगर डाउनलोडिंग की स्पीड कम होती है तो वो वीडियो प्ले होते होते हैंग हो जाता है, फिर वो वेट करता है, फिर आता है बफरिंग बफरिंग बफरिंग, फिर वो वीडियो डाउनलोड होता है। तो वहां दो थ्रेड काम कर रहे होते हैं, एक जो डाउनलोड कर रहा है, एक जो प्ले कर रहा है। लॉजिक कहता है डाउनलोडिंग की प्रायोरिटी बढ़ा दो, प्ले करने वाले की कम कर दो। प्ले वाले को कम भी टाइम मिला तो वो यूजर के मुताबिक डेटा आराम से प्ले कर देगा, उतना दिमाग सेंस ही नहीं कर पाएगा जितनी देर में वो गाना प्ले कर देगा, पर डाउनलोड वाले का समय ज्यादा है। ठीक है, और मिनिमम प्रायोरिटी जावा में 1 होती है, याद रखना। मैक्सिमम प्रायोरिटी जावा में 10 होती है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। डिफॉल्ट प्रायोरिटी जावा में सबकी 5 होती है। ठीक है, तो प्रायोरिटी से जावा क्या डिसाइड करती है? वेरी गुड, जावा डिसाइड करती है किसको सीपीयू अलॉट करना, और जावा नहीं करती है, जावा का एक कंपोनेंट करता है, नाम मैंने नहीं बताया है, उसका नाम नहीं, ओएस जावा का कंपोनेंट कहां है? ठीक, जावा का एक कंपोनेंट करता है, उसका नाम है थ्रेड शेड्यूलर। तो आज आपको एक और नया नाम पता चला, एक तो नाम पता था गार्बेज कलेक्टर, राइट, आज एक पता चला थ्रेड शेड्यूलर। यानी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का जो बॉस है उसका नाम है थ्रेड शेड्यूलर। सो हु डिसाइड्स कि किसको सीपीयू अलॉट करना है? शेड्यूलर डिसाइड्स। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। और अगर प्रायोरिटी 5 रही तो फिर किसी को भी मिल जाएगा, किसी को भी रैंडमली मिल जाएगा, राइट, किसी को भी सीपीयू अलॉट हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि वो सीपीयू पहले किसको और बाद में किसको अलॉट होगा। गॉट इट? तो ये हो गई बात प्रायोरिटी की। और ये जो आप देख रहे हैं तीसरा, ये जावा में कहलाता है थ्रेड का ग्रुप। अब अगला डाउट, सर ये ग्रुप क्या होता है?
तो ये बताइए, अगर मेरे पास 5 थ्रेड है, बन सकते हैं 5 थ्रेड? 5 क्लास बनानी पड़ेंगी, है ना? तो घबराना नहीं है क्लास ज्यादा बनाने से। 50 बनानी पड़ेंगी तो 50 बनाएंगे। आप तो बताओ, मैंने 5 क्लास बनाई तो 5 ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा। हर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कॉल करना पड़ेगा। कितने स्टार्ट कॉल करने पड़ेंगे? 5, तो 5 थ्रेड चलेंगे। मैं चाहता हूं एक स्टार्ट कॉल करूं और पांचों थ्रेड चल जाएं, एक बार स्टॉप करूं पांचों रुक जाएं। तो जावा कहती है एक काम करो, उनको उठाकर एक ग्रुप में डाल दो। जो थ्रेड एक ग्रुप में आ जाएंगे, तुम स्टार्ट ग्रुप को करोगे और स्टार्ट सारे थ्रेड्स हो जाएंगे। तुम रोकोगे ग्रुप को और रुक सारे थ्रेड जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए, मेरे पास 5 घोड़े हैं, उनको 5 घुड़सवार हैंडल कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से उन घोड़ों को हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, मैंने उन पांचों घोड़ों को एक रथ में जोत दिया है। उस रथ का सारथी एक हंटर लेकर बैठा है। वो एक चाबुक मारेगा, पांचों घोड़े दौड़ेंगे। एक चाबुक मारेगा, पांचों रुकेंगे। राइट? वो जो चाबुक है वो आपके ग्रुप से चलेगा। तो स्टार्ट और स्टॉप, वो जो 5 घोड़े हैं वो 5 थ्रेड्स हैं, वो जो रथ है वो रथ इन थ्रेड्स का ग्रुप है। सो ग्रुप मतलब कलेक्शन ऑफ थ्रेड। कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ चाहिए, तो हम बोलते हैं जाओ तुम सब एक ग्रुप में जाओ, सब दौड़ लगाओ एक साथ। उस केस में हम क्रिएट करते हैं ग्रुप। और जब कोई ग्रुप क्रिएट नहीं करते हैं, तो जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। ऐसे जिसका कोई ग्रुप नहीं उसका ग्रुप मेन है। तो मैंने आपसे बोला था लेक्चर की शुरुआत में, जावा में 3 मेन होते हैं, मेन मेथड, मेन थ्रेड, मेन ग्रुप। तो अगर इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज मेन इन जावा, थोड़ा स्टाइल मानने के लिए आप बोल सकते हैं विच मेन आर यू टॉकिंग अबाउट, आई नो अबाउट 3 मेन्स। ठीक? नॉर्मली बच्चे यही बोलकर आएंगे मेन इज अ मेथड। आप बोल सकता है आई हैव नॉलेज ऑफ 3 मेन्स। देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर मेन इन जावा, मेन थ्रेड, मेन मेथड एंड मेन ग्रुप। ये जो आपने बनाया है दैट इज मेन मेथड। सिंपल। चलूं आगे। अगला मेथड का डिक्लेरेशन दीजिए, टीएच डॉट सेट नेम सचिन। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये हटाऊं, ये डिक्लेरेशन हटा दूं? मेथड नंबर 2 मेरे पास जगह नहीं है तो मैं हटा हटा कर लिख पाऊंगा। अब आ जाइए सेकंड वाला। सेकंड वाला मेथड है हमारे पास सेट नेम। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप बिल्कुल सही, वॉइड। और स्टैटिक के नॉन स्टैटिक, कैसे पता आपको कि नॉन स्टैटिक है? अगर नॉन स्टैटिक ना होता तो मैं कॉल कर रहा होता थ्रेड क्लास के नाम से, मैं कॉल कर रहा हूं इसको टीएच के नाम से। राइट? सो पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम, शाबाश, सेट नेम, पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। आगे आप समझदार हो, बताओ क्या करता है? जिस थ्रेड ऑब्जेक्ट से आप इसे कॉल कर रहे हैं उसका जो भी नाम है, ये वो नाम चेंज कर देता है। उससे कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं, नाम बदलने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। सिर्फ सीख रहे हैं कि हाँ थ्रेड्स को भी नाम दिए जा सकते हैं और बदले जा सकते हैं। तो मैंने अब ये बोला कि टीएच जिसको पॉइंट कर रहा है, टीएच किसको पॉइंट कर रहा है? मेन थ्रेड को। उसका नाम मेन है, अब उसका नाम कर दो सचिन। तो अब मेन थ्रेड इस प्रोग्राम में सचिन के नाम से जाना जाएगा। इसका सबूत अगला टू स्ट्रिंग आपको देगा। अगली बार जब मैंने टीएच प्रिंट करा, यू कैन व्यू द डिफरेंस। यहां आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वर्ड सचिन, प्रायोरिटी अभी भी 5 है, ग्रुप अभी भी मेन है। सो सेट नेम ने क्या करा? थ्रेड का नाम चेंज करा, हालांकि उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक? नेक्स्ट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्या हो रहा है? तो जी ये फॉर लूप चल रहा है। ओके, ये फॉर लूप से क्या हुआ? ये फॉर लूप के प्रिंट होने से स्क्रीन पे 1 प्रिंट हुआ। यहां तक आपने देखा होगा प्रोग्राम एक फ्लो में आगे बढ़ा था। इसके बाद बारी आई स्लीप की। प्रोटोटाइप बताइए कैसा मेथड है? पब्लिक है, वेरी गुड। स्टैटिक है, रिटर्न टाइप वॉइड है, नाम स्लीप है और आर्ग्यूमेंट टाइप इंटीजर। एग्जैक्टली बोलूं तो लॉन्ग। ठीक है? क्या है ये जो स्लीप मेथड है ये बोलता है तुम मुझे जिस फंक्शन से कॉल करोगे, किस फंक्शन से कॉल करा है अपन ने? मेन से। उसको जो थ्रेड चला रहा है, कौन चला रहा है? मेन थ्रेड, जो अब सचिन हो गया है। मैं इतनी देर के मिली सेकेंड्स के लिए, ये मिली सेकेंड्स है, उसको रोक दूंगा। व्हाट डू मीन बाय रोक दूंगा? उसको बोलूंगा रुक जाओ, पॉज पॉज हॉल्ट। अगर लग रहा है सर क्यों रोकेंगे, अभी रोकना समझदारी नहीं है, लेकिन तब समझदारी है जब मल्टीपल थ्रेड चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हर थ्रेड के साथ याद रखिएगा वो जीवन में 2 ही काम करता है, दौड़ता है और सोता है। वो सोएगा तो दूसरे दौड़ेंगे, दूसरे सोएंगे तो ये दौड़ेगा। अगर ये दौड़ता ही रहा दौड़ता ही रहा दौड़ता ही रहा तो मर जाएगा किसी दिन। यानी अगर ये स्लीप में नहीं गया कभी तो दौड़ते दौड़ते खाई में गिर जाएगा। इन अदर वर्ड्स, मल्टी थ्रेडिंग ये बोलती है एक साथ 2 थ्रेड्स चलेंगे। यूज योर ब्रेन्स। आपके पास अगर एक सीपीयू है, पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ 2 थ्रेड चल पाए, असंभव है कि एक साथ कोई भी 2 काम हो सके। और अगर आपको लगता है तो इतनी देर से क्या पढ़ा रहे हो आप, एक साथ 2 काम नहीं हो रहे, तो एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है
कि एक साथ दो काम हो रहे हैं, लेकिन आपका सीपीयू इतना फास्ट काम करता है ना कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि एक साथ चार काम चल रहे हैं। वो चार काम नहीं कर रहा है, वो एक एक करके चार काम कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी कर रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में चार चीजें एक साथ हो रही हैं। जो आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, जो आपके दिमाग के अंदर सेल है, जिससे वो सीपीयू की एक्टिविटी को समझ पाए, बहुत स्लो है। सीपीयू 1000 गुना फास्ट है आपकी इंटरसेप्शन पावर के मुकाबले। तो जितनी देर में आपकी आंखें कुछ देखें, समझे, इंटरप्रेट करें, उतनी देर में वो दूसरा टास्क करके आ जाता है। तो एक्चुअल में इन रियल सेंस दो काम एक साथ नहीं होते, नहीं होते। वो तभी होते हैं जब आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हो। अगर मल्टीपल सीपीयू नहीं है, सिंगल सीपीयू है, तो एक बार में एक ही काम होगा। अब सवाल है, तो फिर दो थ्रेड कैसे चलते हैं? तो जावा बोलती है काम करो, जब भी तुम कोई थ्रेड बनाओ, जो भी तुम उसमें काम कर रहे हो, बीच बीच में अपने थ्रेड को रोको। तुम रोकोगे तो सीपीयू फ्री होगा, खाली होगा, बिल्कुल सही। सीपीयू खाली होगा तो शेड्यूलर किसी और को ये सीपीयू अलॉट करेगा। अब अगर आपको लगता है अच्छा मैं नहीं करूं, तब अगर आप नहीं करें तो रोल आएगा फिर प्रायोरिटी का। फिर शेड्यूलर देखेगा ये बहुत देर से चल रहा है और इसने अभी तक स्लीप नहीं करा। ऐसे तो दूसरे बैठे रहेंगे, राइट? दूसरे बैठे रहने को क्या बोलते हैं? बैठे रहने मतलब सिटिंग नहीं बोलते हैं, बैठे रहने को बोलते हैं दूसरे, नहीं नहीं नहीं, दूसरे स्टेप स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भुखमरी। दूसरे थ्रेड स्टारवेशन में चले जाएंगे, वो इंतजार ही करते रहेंगे और उनका इंतजार कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि इसने सीपीयू को छोड़ा ही नहीं है। तो अगर आप सीपीयू को रिलीज नहीं करोगे ना, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो सीपीयू आपसे जबरदस्ती छीन लेंगी। जब सीपीयू जबरदस्ती छीना जाता है तो उसको प्रोग्रामिंग में बोलते हैं सीपीयू प्रीएम्प्ट हो जाएगा आपसे। यानी आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपसे सीपीयू ले लिया जाएगा। तो हफ्ता तो देना पड़ेगा। तो या तो खुशी से दे दो, या फिर जब आप इस स्थिति में नहीं होंगे तब सीपीयू छीन लिया जाएगा। आप सोचो आप कोई वीडियो प्लेयर बना रहे हो, वीडियो प्लेयर में कोई गाना चल रहा है, उसने करा उतनी देर में, है ना, कि आप अपने लॉजिक के अनुसार बीच बीच में सीपीयू छोड़ दें, क्योंकि ये सोचना गलत है कि अगर मैं स्लीप कॉल नहीं करूंगा तो थ्रेड सोएगा नहीं। फिर वो जबरदस्ती सुलाया जाएगा बाय थ्रेड शेड्यूलर। इसलिए एक्सेप्शन बाद में बताता हूं, एक्सेप्शन की कहानी अलग है। तो स्लीप समझ में आया? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हम क्यों देंगे? आप नहीं दोगे तो मल्टी थ्रेडिंग को मौका नहीं मिलेगा कि दूसरा थ्रेड लॉन्च हो पाए। इसलिए जरूरी है हर थ्रेड दो काम करे, जो भी करना है करे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्लीप होता रहे। अब ये थोड़ा कितना होगा वो आप डिसाइड कर लो। आपको 1 सेकंड सोना है तो 1000 मिली सेकंड दे दो, आधे सेकंड का स्लीप चाहिए 500 दे दो, चॉइस इज योर्स। ठीक है। अब सवाल आता है सर सोने में ये कहां से आ गई एक्सेप्शन? तो एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई थ्रेड सो रहा होता है, अपने स्लीप पीरियड में होता है, तो वो पूरा स्लीप पीरियड पूरे करने के बाद ही जागता है। इसका स्लीप पीरियड कितना है? 1 सेकंड का। तो आप देखिएगा मैं अगर दोबारा प्रोग्राम रन करता हूं तो बकायदा एक एक सेकंड के गैप पे ये नंबर आपको प्रिंट होते हुए मिलेंगे, उससे पहले ये नंबर प्रिंट नहीं होंगे। अब आप आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, दो थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी कितने थ्रेड हैं? एक ही है ना। इमेजिन करिए एक और थ्रेड इस प्रोग्राम में होता है, तो अगर मैं चाहूं एज अ प्रोग्रामर तो मैं अपने दूसरे वाले थ्रेड से मेन थ्रेड को कम्युनिकेट कर सकता हूं। कम्युनिकेट करने का मतलब मैसेज भेज सकता हूं। जब मैं मेन को मैसेज भेजूंगा तो दो बातें होंगी, या तो मेन जाग रहा होगा और या तो मेन सो रहा होगा। अगर जाग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स आएगा। पर अगर सो रहा होगा तो इसको बहुत गुस्सा आएगा, और इसका गुस्सा एक एक्सेप्शन से आपके सामने जाहिर होगा, और उस एक्सेप्शन का नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप बहुत तेज नींद आ रही थी आपको, बस 5 मिनट आपकी आंख लगी थी, दोस्त का फोन है, सो रहा था क्या? वैसा ही है यहां पर, कि अगर आपने मेन को कॉल करा और मेन का स्लीप पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है और आपने उसको वेकअप कर दिया, तो वो थ्रो कर देगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अब ये मुझे आपसे सुनना है, इस प्रोग्राम में कितने थ्रेड्स हैं? एक थ्रेड है। तो फिर क्या जरूरत है ट्राई कैच लगाने की? इंटरप्शन तो होगा ही नहीं ना, कोई उठाएगा ही नहीं। चेक्ड एक्सेप्शन है। कौन? इंटरप्ट, स्लीप नहीं। स्लीप तो मेथड है रजनीश, इंटरप्टेड एक्सेप्शन इज अ चेक्ड एक्सेप्शन। आपको मालूम होना चाहिए, अगर कोई मेथड कहता है कि वो चेक्ड एक्सेप्शन देगा, तो आए ना आए वो डरा तो आपको देता ही है। तो आपको ट्राई कैच तो लगाना ही है, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं लगा रहा ट्राई कैच, क्योंकि मेरे पास तो कोई दूसरा थ्रेड है ही नहीं जो मेन को वेकअप कॉल देगा। चाहे वेकअप कॉल दे चाहे ना दे, स्लीप को कॉल हमेशा करा जाता है विद इन ट्राई। और ना करना हो ट्राई तो बिल्कुल सही पुराना वाला स्टाइल यहां लगा दीजिए थ्रोज।
पर अगर यहां थ्रोज लग गया और कहीं भी दिक्कत आ गई, पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। वो नहीं करना है अपन को, इसलिए अपन ने लगाया है ट्राई और कैच। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछिए। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा जब आप एग्जिट कर देंगे तो। हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, सब खत्म, सब खत्म अभी के लिए, एज ऑफ नाउ सब खत्म। हाँ जी, हाँ, सीपीयू जबरदस्ती लेते हैं। हाँ, जब स्लीप कॉल नहीं कर रहा है तो शेड्यूलर आपके थ्रेड से सीपीयू छीनेगा। नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, उसको रोक देगा। फिर हम बोलेंगे थ्रेड वेट पीरियड में चला जाएगा। ना वो सो रहा होगा ना वो चल रहा होगा, वो बस वेट कर रहा होगा। वो आगे आएगा, वो कल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम में जिसका नाम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। उसमें आएगा वेट और नोटिफाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक, तो ये तो हुई मेन थ्रेड से आपकी मुलाकात। अब बढ़िए, अपना खुद का थ्रेड बनाते हैं। टाइटल डालिए क्रिएटिंग आवर ओन थ्रेड। प्रोग्राम नहीं उतारा? प्रोग्राम उतारना है, उतार लीजिए। थ्योरी इसकी मिल जाएगी आपको। थ्योरी अब क्या लिखनी है उसमें? जितनी स्टार्टिंग में थ्योरी चाहिए थे मैंने लिखवा दी, इसकी सबकी थ्योरी मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप तो कोड उतारिए। एक थ्रेड अगर एक्टिव है, हाँ जी, जो हमारा, हाँ, दो थ्रेड एक्टिव हो गए मतलब एक थ्रेड ने मैसेज भेजा, जिसने मैसेज भेजा सीपीयू उसकी तरफ से इसकी तरफ चला गया, वो रुक जाएगा, वेट करेगा, फिर ये कुछ रिस्पॉन्स देगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक टाइम पे एक ही थ्रेड एक्टिव रहेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दो थ्रेड सिंगल सीपीयू में एक साथ चलें। पर आपको आउटपुट ऐसा दिखेगा कि आपको लगेगा कि सर जो बोल रहे हैं वो सच नहीं लग रहा है मुझे, मेरे सामने तो दोनों एक साथ चल रहे हैं। वो इतनी जल्दी चलेंगे कि आपको लगेगा कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। चल वो एक एक करके रहे। हो गया जी? बढ़ू आगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। दो थ्रेड आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। हाँ, नहीं, स्लीप टाइम तो हम जनरली डिसाइड करते हैं अपना टास्क देखकर कि हमें कितनी देर के लिए सीपी चाहिए और कितनी देर के लिए हम रिलीज करें। वो जनरली 500 मिली सेकेंड 1 सेकेंड का आप रखते हैं। उसका इंटरप्शन से कोई लेना देना नहीं है। जब एक थ्रेड दूसरे को कॉल करता है तो हम बोलते हैं इंटरप्ट करता है, उसका इंटरप्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं ना इंटरप्शन का, सुनो कैसे बनेगा, बताना आप ये कोड कैसे बनाओगे जावा में। मुझे जावा में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक लूप रन हो, एक एक सेकेंड रुक कर, हम्म, और एक फंक्शन यूजर से इनपुट ले। यूजर कुछ भी टाइप करे लूप चलता रहे, पर अगर यूजर स्टॉप टाइप करे लूप रुक जाए। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक मेथड जिसमें सिर्फ लूप चल रहा है। लूप की कंडीशन क्या है? वाइल ट्रू। लूप के अंदर क्या बोला हुआ है? स्लीप। तो लूप एक एक सेकंड रुक के चलेगा, ये एक अलग मेथड है। मेन वाला जो मेथड है वो यूजर से इनपुट ले रहा है, किसकी थ्रू? स्कैनर के थ्रू। यूजर कुछ भी टाइप करे लूप ना रुके, पर अगर यूजर बोल दे स्टॉप, लूप रुक जाए। इस थ्रेड को इस थ्रेड से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और जब ये थ्रेड इसको कम्युनिकेट करेगा तो या तो ये सो रहा होगा या तो ये जाग रहा होगा। ऐसी स्थिति में आ जाएगी इंटरप्ट एक्सेप्शन, आप लूप को रोक दो। हाँ, सो रहा है तो एक्सेप्शन आएगी, और नहीं सो रहा है तो कोई बात नहीं, ट्राई चलेगा, आप अपना फ्लैग फॉल्स कर देना, फ्लैग के फॉल्स होने से लूप रुक जाएगा। ये हुआ इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। बिल्कुल, लेकिन आप समझो वाइल लूप एक अलग मेथड में चल रहा है। हम तो नॉर्मली देखते हैं जब हम लूप लगाते हैं तो इनपुट भी वही ले रहे होते हैं, ऐसा ही करते हैं ना अपन जावा में, ऊपर एक कंडीशन अंदर इनपुट चलता रहता है, वो इनपुट जीरो नहीं है तब तक लूप चले। चैलेंज ये दिया गया है लूप अलग चल रहा है, इनपुट अलग फंक्शन में हो रहा है, और ये वाला लूप को एक मोमेंट पे आने पर रोक दे। तो ये कैसे रोकेगा? तो ये तभी रोकेगा जब ये दो अलग अलग थ्रेड्स होंगे, वो वाला थ्रेड चल रहा होगा अपनी कंडीशन पे और ये उस कंडीशन को कंट्रोल करेगा स्टॉप के आने पे। हो गया? डन, चलो आगे। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम अपना पहला मल्टी थ्रेडिंग कोड बनाने जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम इवन और ऑड नंबर प्रिंट करेगा। कौन कौन से? इवन नंबर और ऑड नंबर। अपन लोग इवन नंबर प्रिंट कराएंगे मेन से, ऑड नंबर या इवन नंबर प्रिंट करा लेंगे किसी और थ्रेड से, ऑड नंबर प्रिंट कराएंगे मेन से। तो थोड़ा सा मेन चलेगा, थोड़ा सा थ्रेड चलेगा। आउटपुट क्या आएगा?
वेरी गुड, आउटपुट आएगा रैंडम। आपको नहीं पता पहले इवन आएगा कि ऑड आएगा, आपको यह भी नहीं पता एक इवन के बाद ऑड आएगा कि दोबारा कोई इवन आ जाएगा, बट ये पता है आउटपुट मिक्स्ड आएगा। गॉट इट? और ये आप पहली बार होता हुआ देखेंगे कि एक लूप के चलते में दूसरा लूप स्टार्ट हो जाएगा। यहां मेन का लूप चल रहा होगा, वो अभी रुका भी नहीं होगा, और उधर दूसरा लूप स्टार्ट हो जाएगा, और दोनों पैरेलल आपको स्क्रीन पे देंगे आउटपुट। तो क्या प्रिंट करने जा रहे हैं? 1 से लेकर 10 तक के 10 नंबर प्रिंट करने जा रहे हैं। मेन से प्रिंट कराएंगे ऑड, थ्रेड से प्रिंट कराएंगे इवन नंबर। कितने थ्रेड होंगे? दो थ्रेड होंगे। एक मेन थ्रेड होगा जो जावा बना के देगी, एक हमारा थ्रेड होगा। मेन थ्रेड से हम लोग सिंपल सा फॉर लूप चलवाएंगे जैसे मैंने अभी चलवाया था, ठीक, और उस वाले थ्रेड से भी फॉर लूप चलाएंगे। मजे की बात ये होगी कि ये फॉर रुकेगा भी नहीं और वो फॉर शुरू हो जाएगा, वो खत्म भी नहीं होगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा। नॉर्मली आप देखते हो जब आप फॉर के बाद फॉर लगाते हो तो अगला फॉर तब चलता है जब पिछला वाला रुक गया है। और आप मेरे से बोल सकते हो क्यों, नेस्टेड फॉर में तो ऐसा नहीं होता, नेस्टेड में भी ऐसा होता है। आप याद करो, अगर आप नेस्टेड फॉर चलाते हो तो अंदर वाला रुक कर फिर बाहर वाला जाता है। मेरे कोड में कोई लूप रुकेगा ही नहीं और बीच में सीपीयू स्विच हो जाएगा, थोड़ी देर मेन के पास, थोड़ी देर हमारे थ्रेड के पास। ठीक है, किसको इनहेरिट करना है? तो टाइटल डालिए क्रिएटिंग थ्रेड बाय इनहेरिटिंग थ्रेड क्लास। कोड उतार लीजिए मेरे साथ साथ, फिर करते हैं अपन ट्रेसिंग। थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके अपना थ्रेड बनाना। हाँ जी, डॉट दो बार आ गया। थैंक यू।
उतारिए। और इस प्रोग्राम में थोड़ी सी चीटिंग की है मैंने, उस चीटिंग को पकड़िएगा। समथिंग जो ईमानदारी के विरुद्ध है। लिख लीजिए कोड, फिर देखिएगा आपको चीटिंग दिखेगी। मेन थ्रेड में स्लीप नहीं लगाया है, लगाया है। मेन थ्रेड में स्लीप नहीं लगाते तो क्या होता? पूरा मेन चलने के बाद ये थ्रेड चलता, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर डिपेंड करता है शेड्यूलर मेन से सीपीयू कब छीनेगा। वो अलग कहानी है, वो तो दूसरा है। हो गया, करें ट्रेस। चीटिंग ढूंढ ली? हाँ, करा है ना? तो वहां मेन से कर दूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेन में कंफर्टेबल हो, आप मेन को देख लो। ऐसा कुछ नहीं है, यहां कर देते हैं अपन। चीटिंग वो नहीं है, दिस लगाना चीटिंग होता है? दिस लगाना चीटिंग नहीं होता। दिस तो मैंने इसलिए लगाया ताकि टू स्ट्रिंग कॉल हो। ये लीजिए, आप लोग भी ठीक कर लीजिए, M1 डॉट स्टार्ट कर लीजिए, पढ़ने में भी आपको बेटर लगेगा। कर लीजिए, आप M1 डॉट स्टार्ट कर लीजिए। फर्क कुछ पढ़ना नहीं है वैसे, बट आपको रीडेबिलिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट लगेगा, क्योंकि आपने ये सुना है रन को ओवरराइड करो और स्टार्ट को कॉल करो, तो कर वो भी स्टार्ट ही कॉल रहा था मैं, बट नेवर माइंड, यहां से कर लेते हैं। वाह जी वाह, तो कंस्ट्रक्टर क्लास में तो यूज ही करूंगा मैं, और क्या करूंगा? ढूंढ ढूंढ के जबरदस्ती दोषी नहीं ठहराना है। ढूंढो कुछ ईमानदारी वाली प्रॉब्लम देखे तो बताओ। आपने काले रंग से कोड लिखा है। ये जवाब हुआ? उतार लिया? चलिए ट्रेस करिए, आप मेरे साथ ढूंढिएगा, आपको डिस्कशन में अपने आप नजर आएगा। मुझे लग रहा था आप कोड देखकर पूछते कि सर ये क्यों, पर कोई बात नहीं, पहला कोड है ना, इसलिए समझ में कम आ रहा होगा। चलिए कहां से शुरू करें? यहां से कभी मत करना, कभी समझ नहीं आएगा ट्रेसिंग कैसे चल रही है ना? कंपाइलर कहां से कोड पढ़ता है? अरे पहली लाइन से, मेन से प्रोग्राम रन होता है। ठीक, तो अब आपका प्रोग्राम रन हुआ, जेवीएम ने मेन थ्रेड बनाया, बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे एक्चुअल में कहानी शुरू होती है। मेन थ्रेड ने कॉल करा मेन, है ना? इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम में कहां तक एक थ्रेड था, कहां से दूसरा थ्रेड शुरू हुआ, पकड़िएगा इस बात को। तो अभी तक एक थ्रेड है, यस। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, माई थ्रेड M1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड चाइल्ड। एज वी ऑल नो, M1 नाम का बना एक रेफरेंस, जिसने पॉइंट करा एक ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट के बनने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर से चाइल्ड वर्ड गया जो नेम में जाकर स्टोर हुआ। कितने थ्रेड? अभी भी एक ही थ्रेड है। ये नहीं सोचना बन तो गया, दूसरा थ्रेड नहीं बना, थ्रेड नहीं बना, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना। थ्रेड तब आता है एक्शन में जब स्टार्ट कॉल होता है, तो इसका मतलब अभी तक भी प्रोग्राम में एक ही थ्रेड है। फिर आपने कॉल करा M1 डॉट स्टार्ट, अभी भी एक ही थ्रेड है, ठीक है। जैसे ही M1 डॉट स्टार्ट करा, जावा ने कॉल करा रन। जावा जानती है स्टार्ट कॉल हो तो रन कॉल करना है, जैसे वो ये जानती है कि ऑब्जेक्ट बने तो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ट्राई में प्रॉब्लम आए तो कैच में जाना है, ऐसे वो जानती है स्टार्ट कॉल करना है तो रन में जाना है। तो जैसे ही आप करेंगे M1 डॉट स्टार्ट, जावा कॉल करेगी रन। अब कल के लिए एक पॉइंट सुन लेना, ध्यान से सुनना। किसका रन? जिसने स्टार्ट को कॉल करा उसका रन। क्या बोला मैंने? जिसने स्टार्ट को कॉल करा उसका रन। आपको आज नहीं, कल इस स्टेट की रन है, कल पता चलेगा आपको जब मल्टीपल रन होंगे। तो अभी के लिए याद रखिएगा, जब आप कहेंगे M1 डॉट स्टार्ट, तो रन किसका चलेगा? उसका चलेगा जिसने स्टार्ट को कॉल करा। स्टार्ट को किसने कॉल करा? M1 ने कॉल करा। M1 किसका ऑब्जेक्ट है? माई थ्रेड का। माई थ्रेड के पास रन है, तो जावा रन के पास चली जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो रन के पास जाएगी, अब स्टार्ट हो जाएगी मल्टी थ्रेडिंग। अब कुछ भी हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय कुछ भी हो सकता है ये फॉर लूप चले तो पहले टू प्रिंट हो सकता है ये फॉर से पहले मेन का फॉर चल जाए। एनी रैंडम आउटपुट कैन अपीयर। अपन एक स्टाइल लेते हैं, मान लो मेन पहले चला। अगर आपको लग रहा है क्यों, आपको मेन पहले क्यों चला ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है M1 डॉट स्टार्ट कॉल होगा तो मेथड कॉल आएगा। आप सबने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, मेथड कॉल होगा तो स्टैक अपडेट होगा, स्टैक अपडेट होगा उसमें वक्त लगेगा।
तो मैं मान रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, हो सकता है मेरा इमेजिनेशन गलत हो जाए, मैं मान रहा हूं कि मेन को पहले चलने का मौका मिला। जैसे ही मेन का फॉर लूप स्टार्ट हुआ, प्लीज फोकस करिएगा, जैसे ही मेन का फॉर लूप स्टार्ट हुआ, स्क्रीन पे लिखा हुआ आया मेन थ्रेड, आप ही ने लिखा है, फॉलोड बाय द वैल्यू 1। अब क्या होगा हर्ष, अब क्या होगा? अब मेन बोलेगा मैं थक गया, मेरे को आराम करना है। ठीक है, वो शेड्यूलर का बोलेगा छोड़ दे यार, 1 सेकंड के लिए सांस तो लेने दे। तो शेड्यूलर बोलेगा ठीक है तुम सो 1 सेकंड के लिए। अब शेड्यूलर देखेगा कोई है भाई जो इंतजार कर रहा है सीपीयू का, ये बोलेगा हाँ आई एम देयर, तो कंट्रोल इसके रन को कंटिन्यू करेगा। इसका रन आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर 2, साथ में ये नाम प्रिंट होगा जो आपने भेजा है विच इज चाइल्ड, कोई और नाम भी चलता, मैंने सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए चाइल्ड बोला है। इससे क्या होगा, ये चला जाएगा आधे सेकंड के लिए सोने। वो कितनी देर के लिए सो रहा है? 1 सेकंड। इसका स्लीप पीरियड जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि ये आधे सेकंड, आधे यानी 500 मिली सेकेंड है। इतने में ये निकलकर अगला चक्कर भी लगा लेगा। जब ये अगला चक्कर लगाएगा तो 2 + 2 4 स्क्रीन पे हो सकता है, 95% चांसेस है कि पहले 4 आएगा। फिर ये चला जाएगा सोने, अगेन हाफ अ सेकंड के लिए सोएगा। इतनी देर में अब दोनों का वो सेकंड वाला टाइम पीरियड पूरा होगा, दोनों एक साथ जागेंगे, प्रायोरिटी दोनों की। तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मेन को पहले चांस मिल जाए, मेन फिर से प्रिंट कर दे स्क्रीन के ऊपर 3, मेन चला जाए सोने, इतने में फिर उसको चांस मिले, वो फिर अपने 2 चक्कर ले, और इस तरह से ये प्रोग्राम कभी चाइल्ड, कभी मेन, कभी इवन, कभी ऑड प्रिंट करते करते बंद हो जाएगा। ठीक है, रन करें। हाँ बेटा, बच्चे बच्चे बच्चे, आप यहां नेम कैसे बोल सकते हो? नेम वहां का प्राइवेट मेंबर है, किसी क्लास की प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर से कैसे एक्सेस होंगी? और अगर आप मुझे बोल रहे हो सर मान लो मैंने पब्लिक कर दिया, तो अगर आपने पब्लिक कर दिया तो भी आप नेम नहीं बोल पाएंगे, m1 डॉट नेम बोलना पड़ेगा। सिर्फ नेम बोलेंगे तो जावा को लगेगा लोकल नेम कुछ आप देख रहे हैं। क्लियर? हाँ जी, अब इसको रन करते हैं, और जो चेंज आपने करा है मैं भी वो चेंज कर देता हूं। आपको चीटिंग नहीं दिखी? टाइम अलग अलग है, चीटिंग क्या हुई, क्यों नहीं हुई? दोनों थ्रेड्स इवन ऑड प्रिंट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता प्रायोरिटी सेम तो चलो जावा ने करी है, जावा का काम हम चीटिंग नहीं बोल सकते क्योंकि हमने नहीं बोला कि प्रायोरिटी बदलो। स्लीप तो अपन दे रहे हैं, हमने दिया है, तो मैंने इसका स्लीप टाइम 1 सेकंड और उसका आधे सेकंड रखा है। इसके पीछे कुछ रीजन है, वरना दोनों को बराबर टाइम भी तो सुला सकता था, क्यों अनुराग? सुला सकता था ना। अच्छा, इसका कम और उसका ज्यादा भी तो कर सकता था, है ना? तो मेरा रीजन है जो मैंने चेंज करा, वो आपको अभी बताता हूं मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक ही टाइम सोते एक ही टाइम जागते, सरदर्द शेड्यूलर का। जब दोनों एक साथ जागेंगे तो किसको पहले लड्डू देगा वो, किसको पहले सीपीयू देगा वो सोचे, है ना? ठीक है, अब अपन प्रोग्राम को करते हैं रन, एंड लेट अस सी, जैसा हमने प्रेडिक्ट करा आउटपुट वैसा आ रहा है कि नहीं, और 2-3 बार रन करके देखते हैं हर बार आउटपुट कैसा आता है। यूज माई थ्रेड 1.java, कंपाइलेशन डन, यूज माई थ्रेड 1। एक बार और, एक बार में तो पता ही नहीं चलता क्या क्या हो गया। हाँ हाँ, तो आप क्या इस उम्मीद में देख रहे हैं कि बार बार आउटपुट बदलेगा? बदल सकता भी है, नहीं भी बदल सकता है, अपन नहीं कह सकते कि आउटपुट बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हो सकता है बदले, हो सकता है ना बदले। क्लियर? आउटपुट समझ में आ गया, जो हो रहा है वो समझ में आया, ये समझ में आया, एक लूप के खत्म होने से पहले दूसरा चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात कि मैंने इसका टाइम बढ़ा कर क्यों दिया है। तो जावा एक रूल फॉलो करती है, बल्कि जावा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम से एक रूल फॉलो करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से मानते हैं कि जब आप कोई थ्रेड बनाते हो, ये थ्रेड बन रहा है, वैसे तो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, बढ़िया, m1 डॉट स्टार्ट के बाद थ्रेड बन जाएगा। ये जो आपने माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने किस मेथड के अंदर बनाया है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नजरों में इसका पेरेंट मेन है, नॉट इनहेरिटेंस वाला पेरेंट। पेरेंट वो जिसने इसको जन्म दिया है, वैसा वाला पेरेंट, इनहेरिटेंस वाला पेरेंट नहीं। सो m1 इज क्रिएटेड विद इन मेन मेथड। मेन मेथड को कौन चला रहा है? मेन थ्रेड। तो इनडायरेक्टली मेन थ्रेड
इस M1 का पेरेंट है, गार्जियन है काइंड ऑफ, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलते हैं कि जब भी आप मल्टीपल थ्रेड चलाओगे, आप इस बात की श्योरिटी करना कि जो इनका पेरेंट है दैट शुड बी द लास्ट वन टू डाई। वो थ्रेड अंतिम थ्रेड होना चाहिए डेड होने वाला। अगर पेरेंट पहले डेड हो गया और ये जो चाइल्ड थ्रेड नहीं चलते रहे, तो फिर हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम इनको किल कर दे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सोचे जब इसके माँ बाप ने इसकी चिंता नहीं की तो मैं क्यों करूं, मारो इसको, हटाओ इसको। ऐसा हो सकता है। मतलब एज अ डेवलपर ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो मेन थ्रेड होता है दैट शुड बी द लास्ट वन टू डाई। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या होगा अगर मैं इनका टाइम स्वैप कर दूं, आप बोलोगे सर आपने बोला ओएस पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्रेड पॉलिसी क्या है। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सपोर्टिव है कि मेन के बाद भी वो उसके बच्चों को पाले पोसे, तो आउटपुट में हमें चाइल्ड पूरा चल के दिखेगा। मेन खत्म हो जाएगा, चाइल्ड चलेगा, चाइल्ड खत्म हो जाएगा। बट देर आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड जो इतने सपोर्टिव नहीं होते। उनमें अगर मेन पहले डेड हो गया तो आपकी एप्लीकेशन बीच में ही वो कर देंगे किल। सो अगर आप चाहते हो, वैसे भी मल्टी थ्रेडिंग अगर आप समझ रहे हो, आई होप समझ आ रहा है, तो आप ये तो मानते हो कि मल्टी थ्रेडिंग के आउटपुट डिफरेंट हो सकते हैं। अब उस डिफरेंट में आप जहां तक चीजों को संभाल पाओ वो बेटर है। और वो है आप मेन को हमेशा कोशिश करो, मेन शुड बी द लास्ट वन टू डाई, है ना। अब आप एक डाउट मेरे से पूछ सकते हो, सर अभी आपके प्रोग्राम में दो थ्रेड है, आपने सिंपल सी गणित लगा ली, इसको 1000 मिली सेकंड सुला दिया, उसको 500 सुला दिया। इमेजिन करिए सर अपन कोई यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन बनाए जिसमें करोड़ों लोग आकर हमारी एप्लीकेशन को चला रहे हैं। फिर बैठकर हम ये मैथ्स करेंगे कि ये 500 चल रहा है, ये 800 चल रहा है, तो मेन कम से कम 1800 तो सोए, ऐसा कुछ करेंगे अपन क्या? नहीं। फिर जावा में एक ऐसा मेथड देती है जो मेन को सुलाएगा और तभी उठाएगा जब सारे चाइल्ड थ्रेड्स डेड हो जाएंगे। यानी वो मेन को बोलेगा जाओ सो, अब तभी उठना जब सब चले जाएं, सब दुनिया छोड़ दे, तुम क्या करोगे जी के, तुम भी छोड़ दो। तो मेन सोता रहेगा और तभी वेकअप होगा जब सारे के सारे थ्रेड्स चले जाएंगे। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि 99% केसेस में हम मेन मेथड से कुछ खास काम नहीं कराते हैं, उसको सिर्फ दो ही काम देते हैं करने को, थ्रेड्स चलाओ, स्टार्ट करो और तुम सो जाओ। अब बच्चों को संभालने दो, तुम आराम करो। राइट, अभी ये आराम नहीं कर रहा है, अभी ये बीच बीच में रन हो रहा है। और आप मानते हैं मेरे कैलकुलेशंस बिगड़ सकते हैं। अभी तो सिंपल सी मैथ्स थी, तो 500 1000 की मैथ्स लग भी गई। कल को कोई इंटरव्यू बोले सचिन 5 थ्रेड बनाने हैं, एक 300, एक 800, एक 200, एक 1500, बताओ मेन कितना सोएगा? तो मेरे को तो बैठ के कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। तो फिर मैं उनको बोलूंगा सर फिर मैं एक दूसरा मेथड कॉल करूंगा, नाम सुन लीजिए, कल हम इससे मिलेंगे, उसका नाम है ज्वाइन। क्या नाम है मेथड का? ज्वाइन। इसका नाम क्या है? स्लीप। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है, स्लीप वर्सेस ज्वाइन। आप बताओ, पढ़ने से पहले बताओ। स्लीप एक टाइम पीरियड के लिए सुलाता है, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड के बाद मेन जाग जाएगा, जाग जाएगा, और जब लू कंप्लीट हो जाएगा तो मेन बंद भी हो जाएगा, भले ही दूसरे चाइल्ड थ्रेड अभी भी चल रहे हो। लेकिन जब आप ज्वाइन कॉल करोगे तो मेन तब तक सोता रहेगा, सोता रहेगा, सोता रहेगा, जब तक एक भी चाइल्ड अभी भी अपने रन के अंदर चल रहा है। मेन तभी उठेगा जब सारे चाइल्ड थ्रेड्स डेड हो जाएंगे। सो स्लीप और ज्वाइन में बहुत बड़ा फर्क है। ज्वाइन बोलता है मुझे टाइम नहीं चाहिए, स्लीप बोलता है मुझे टाइम चाहिए। ज्वाइन बोलता है मैं टाइम नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा सब चले गए, चलो मेन को भी उठा के बोले चलो अब काम खत्म हो गया। स्लीप बोलेगा सबसे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब टाइम पीरियड से है। ठीक है, अब यहां अगर मैं टाइम चेंज करता हूं तो थैंकफुली हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सपोर्टिव है कि अगर मैं इसको 500 और इसको 1000 कर दूं तो आउटपुट में आज पहली बार होगा ऐसा कि मेन खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम चलता रहेगा। कौन सा प्रोग्राम? थ्रेड वाला प्रोग्राम अभी भी चलते रहेंगे, बाकी बचे हुए चाइल्ड थ्रेड के इटरेशन। बट दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। आप ये नहीं कह सकते कि ये कोड आपके कंप्यूटर यानी आपके ओएस पे चल रहा है तो दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल ही जाएगा। तो ये एक और इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार हुआ, ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो जावा में कि मेन बंद हो जाए पर प्रोग्राम चलता रहे? बना सकते हैं। मेन की प्रायोरिटी, सॉरी, मेन का स्लीप टाइम कम कर दें, दूसरे का स्लीप टाइम बढ़ा दें, तो मेन खत्म हो जाएगा, दूसरा अभी भी एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्लियर? बट दिस इज नॉट गुड, विंडोज पे चलता है, नॉट एवरी ओएस इज सो मच सपोर्टिव। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? बहुत बढ़िया। कोई डाउट, कोई सवाल तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? ऑल गुड? समझ आ गया किस किस तरह से थ्रेडिंग काम कर रही है? अब आपका होमवर्क। हाँ, किसको? शेड्यूलर। हाँ, मेन ग्रुप है, तो मेन ग्रुप में एक थ्रेड डेड हो गया, बाकी चल रहे हैं।
हाँ, उसका फायदा ये है कि आप सबको एक साथ चला सकते हो, सबको एक साथ रोक सकते हो, जबरदस्ती नहीं है कि ऐसा करो। ठीक है, जिसको जब रुकना होगा तो रुक भी जाएगा। क्लियर, आ गया समझ? ठीक। अब आपका अगला टास्क, अगला टास्क तो यही कर लीजिए, उसका अगला टास्क आपको देता हूं। ठीक है, ये प्रोग्राम में हम क्या यूज कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये प्रोग्राम में हम थ्रेड यूज कर रहे हैं। मल्टीथ्रेडिंग का दूसरा तरीका क्या है? चलो अब आप मेरी हेल्प करो, मुझे यही प्रोग्राम बनाना है, सेम आउटपुट लाना है, लेकिन रनेबल यूज करना है। बस एक पॉइंट पे आपको डाउट आएगा, उम्मीद करता हूं कि आप उसका जवाब दे दें, तो आपकी जावा भी मैं मान लूंगा ठीक ठाक अच्छी हो गई है, और कोड तो हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें, टेक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, अब जितना आपको बन रहा है, जितना आपको समझ आ रहा है, आप बताओ, जो नई चीज होगी वो मैं बताऊंगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यूज माई थ्रेड टू, प्रोग्राम आपसे शेयर हो जाएगा तो उतारने का टाइम मत लीजिएगा, बस आप कोड बनवाइए। तो पहला चेंज तो ये आएगा कि ये इंप्लीमेंट थ्रेड हो जाएगा ना? हाँ जी, ये हो जाएगा, सॉरी, इंप्लीमेंट्स रनेबल। ठीक है, अब देखते चलना, इंप्लीमेंट्स रनेबल। ठीक है, अब ये बताइए, जब आप ये लाइन लिख रहे थे तो क्या कॉल हो रहा था? टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा था। किसका टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा था? वात्सल्य, किसका? कैसे पता थ्रेड का? क्योंकि हमने टू स्ट्रिंग बनाया नहीं था, और जब चाइल्ड के पास कोई मेथड नहीं होता है तो जावा कॉल करती है पेरेंट का। तो आपने अगर ध्यान ना दिया हो आउटपुट तो दीजिए, ये जो आउटपुट आ रहा है ये टू स्ट्रिंग से आ रहा है, पर आपने तो टू स्ट्रिंग बनाया ही नहीं, तो ये कोड कैसे चला? तो ये इसलिए चला क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर, बिल्कुल सही, आपके प्रोग्राम के अंदर अगर आप टेक्निकली सोचें तो जावा ने अपना टू स्ट्रिंग कॉल करवा दिया, विच इज टू स्ट्रिंग ऑफ थ्रेड क्लास। ठीक है, अब तो नहीं होगा, अब आपकी पेरेंट कौन है? अब आपकी पेरेंट रनेबल है। वेरी गुड, अगर पेरेंट रनेबल है तो फिर कोई मतलब नहीं है कि मैं ये लाइन लिखूं। एग्री करते हैं? ठीक है, ये रहने दो कंस्ट्रक्टर, ये तो खाली नाम सेट कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए आप बताइए रन, ये सब सही है? ये सब सही चलेगा? रन ओवरराइड भी ऐसे ही होगा, नेम ऐसे ही प्रिंट होगा, इंटरप्टेड भी ऐसे ही आएगा, ये भी ऐसे ही बनेगा। भाई ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही तो बनेगा। अरे मैं इसी लाइन को पूछ रहा हूं बेटा, ये इस पे क्या होगा? अभी क्या होगा? अभी एरर देगा। क्यों? जावा को क्या पता स्टार्ट कहां है? तो पहले क्यों नहीं एरर दे रहा था? पहले स्टार्ट आपकी क्लास में इनहेरिट हो गया था, कहां से? और अभी इनहेरिट नहीं हुआ। राइट, तो अब जावा स्टार्ट को कहां कहां ढूंढेगी? बताओ बताओ, आपने जावा पढ़ी है, जल्दी बताओ, दो जगह ढूंढेगी, आपकी क्लास में और आपकी क्लास की सुपर क्लास में। इसकी सुपर कौन है? ऑब्जेक्ट। रनेबल सुपर कहां से हो गया? रनेबल तो सुपर क्लास इंटरफेस को नहीं बोलते हैं, क्लास को बोलते हैं। और इस क्लास ने किसको इनहेरिट करा है? जो क्लास किसी को इनहेरिट ना करे वो किसको इनहेरिट करती है? तो इसकी सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है। तो जावा रन को, सॉरी, स्टार्ट को ढूंढने ऑब्जेक्ट में जाएगी, और उसे ऑब्जेक्ट में भी स्टार्ट नहीं मिलेगा, तो प्रोग्राम दे देगा एरर। ठीक है, यही एरर दूर करनी है अपन को बस, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। समझाऊंगा मैं, कोड आप बताना, पहले आप इस कोड को देख लो जो नहीं चलने वाला है। यूज माई थ्रेड टू, है ना, जावा बोल देगी स्टार्ट नहीं मिल रहा मुझे। करेक्ट, अब स्टार्ट कैसे मिलेगा? तो स्टार्ट किसके पास है? वेरी गुड, स्टार्ट थ्रेड के पास है, और इंस्टेंस मेथड है, स्टैटिक तो नहीं है, तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा। चलिए बना लिया मैंने यहां लिख दिया थ्रेड, अच्छे से सुनना, जो मैं आपको बोला था कल पता चलेगा वो आपको आज ही पता चल जाएगा। थ्रेड टी एच इक्वल टू न्यू थ्रेड, आराम से आराम से आराम से, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बन गया। इसके पास स्टार्ट है कि नहीं है? वेरी गुड, तो अगर मैं ये लाइन लिखूं तो अब कोड कंपाइल होगा कि नहीं होगा? कंपाइल होगा कि नहीं होगा? रन होगा? रन नहीं होगा? रन भी होगा, आउटपुट आएगा? नहीं आएगा, स्क्रीन ब्लैंक आएगा, लेकिन सिर्फ मेन, आपका रन नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था लेक्चर शुरुआत में, अब लेक्चर बस 2 मिनट खत्म कर रहा हूं। स्टार्ट कहता है मैं उसका रन चलाऊंगा जिसने मुझे कॉल करा है, यही बोला था ना मैंने। किसने कॉल करा है स्टार्ट को? टीएच ने कॉल करा है। टीएच किसका ऑब्जेक्ट है? माई थ्रेड का, थ्रेड का, थ्रेड के पास रन है, हाँ, लेकिन बॉडी, तो इसका मतलब 1 सेकंड के लिए मल्टी थ्रेडिंग होकर बंद हो जाएगी। क्यों? 1 सेकंड के लिए, इसलिए क्योंकि 1 सेकंड मीन्स होएगा, बस उतनी देर में उसका रन चलेगा, उसकी रन की बॉडी
वो चला चलो के वापस आ जाएगा, फिर मेन आराम आराम से एक एक सेकंड लेकर चलता रहेगा। कुल मिलाकर आउटपुट में इवन नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे, और ये तो हमें चाहिए नहीं है, हमें तो इवन भी चाहिए थे। ठीक है, अब देखिए एरर हट जाएगी, प्रोग्राम रन भी होगा। थ्रेड 2, सॉरी, जावा यूज माई थ्रेड 2। आपने भी यही प्रेडिक्ट करा। अब लास्ट पॉइंट, कोड लिखो, आप थ्योरी समझाएंगे, थ्योरी बोलूं आप कोड लिख देंगे। थ्योरी बता दो, अरे वेरी गुड। ये जो थ्रेड क्लास है, इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है अभी। हाँ, इसके पास जो कंस्ट्रक्टर है अभी, वो नॉन पैरामीटराइज्ड है ना, वो कॉल हो रहा है। इसके पास एक और कंस्ट्रक्टर है, तो मतलब कंस्ट्रक्टर की क्या करी हुई है इस क्लास में, ओवरलोडिंग करी हुई है। वो कंस्ट्रक्टर कहता है आप मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दे दो जिसके पास रन हो। फिर जब आप स्टार्ट कॉल करोगे ना मेरा वाला, तो मैं मेरा वाला रन नहीं चलाऊंगा, मैं उसका रन चलाऊंगा जो आपने मेरे को ऑब्जेक्ट दिया है। फिर से, थ्रेड क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कहता है आप मेरे को एक ऑब्जेक्ट दे सकते हो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, बट उसकी एक शर्त है। वो कहता है वो ऐसा वैसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जो रनेबल को इंप्लीमेंट करे। यानी अगर मैं आपसे बोलूं मैं यहां से इसको एक स्ट्रिंग दे सकता हूं, तो आप बोलोगे नहीं दे सकते, क्यों, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, पर वो रनेबल की चाइल्ड नहीं है। ऐसे चलते फिरते किसी का भी ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं, उसी का दे सकते हैं जिसने रनेबल को करा हो इनहेरिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं या इंटरव्यूअर पूछे तो जो कंस्ट्रक्टर तुम बता रहे हो उसका आर्गुमेंट क्या है, तो आप बोलोगे रनेबल है। क्या बोलोगे, रनेबल है। तो बोलेगा रनेबल तो इंटरफेस होता है, वहां ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, तो आप बोलोगे जावा में एक रूल पढ़ा है हमने, वो रूल कहता है पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भेजा जा सकता है। तो थ्रेड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि मुझे रनेबल मिलेगा, पर वो जानता है रनेबल कभी नहीं मिलेगा क्योंकि रनेबल एक इंटरफेस है। तो वो ये मानता है कि मुझे कोई और ऑब्जेक्ट मिलेगा जो रनेबल का चाइल्ड होगा, और जो तुम भेजोगे ऑब्जेक्ट उसका रन चला दिया जाएगा जावा की तरफ से जब तुम कॉल करोगे स्टार्ट। तो अभी आप बताइए क्या इस थ्रेड को मालूम है इसे किसका रन चलाना है, नहीं मालूम है, तो ये अपना ही रन चला रहा है। हमें मालूम है हमें किसका रन चलवाना है, किसका रन चलवाना है, बस तो बता दीजिए जाते जाते, क्या लिख दूं, यहां लिख दीजिए आप M1। इससे क्या होगा, इससे आप थ्रेड को ये बोलोगे कि भाई स्टार्ट तेरा चल रहा है, लेकिन रन M1 का चलाना, अपना रन नहीं चलाना, तुम्हारा रन नहीं चाहिए हमें, हमें रन चाहिए M1 का। और ये M1 की क्या शर्त है, रनेबल इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूं, आई होप आप एरर मैसेज पढ़ के समझ जाएंगे जावा क्या कहना चाह रही है। ये हटा दिया मैंने। क्या अभी भी माई थ्रेड एक क्लास है, क्लास तो है। क्या अभी भी M1 एक ऑब्जेक्ट है, पर अब M1 रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब देखिए जावा शिकायत क्या करेगी आपको, क्या बोलेगी वो, हाँ देखो कौन किसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। पढ़िए जावा क्या बोल रही है, मेरे पास ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो माई थ्रेड ले, मुझे तो लग रहा था कि तुम रनेबल दोगे, पर मेरे पास ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है जो माई थ्रेड पे चले। उसने क्यों बोला कि मेरे पास रनेबल वाला है, क्योंकि ये देखो ये उसने कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन दिखाया है आपको कि मेरे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर है, और इसको जरा हिंदी में समझाना, ये हिंदी हो गई नॉट एप्लीकेबल, अरे हिंदी में समझाना। जावा बोल रही है मैं ये कंस्ट्रक्टर नहीं दे सकती आपको, आपका ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज योर ऑब्जेक्ट इज माई थ्रेड एंड माई कंस्ट्रक्टर इज एक्सपेक्टिंग रनेबल। तो ये दो लाइन लिखने से प्रॉब्लम दूर कैसे हो जाएगी, आपको इतना जोर देकर जगह आएगा, जहां पेरेंट चाहिए वहां चाइल्ड जा सकता है। तो थ्रेड का कंस्ट्रक्टर किसकी उम्मीद में है, और आ कौन रहा है M1, पर वो जानता है M1 रनेबल का चाइल्ड है, तो उसको बोला कोई बात नहीं, पापा को इनवाइट करा था, बेटा आ गया पार्टी में, कोई बात नहीं आ जाओ, पापा बिजी होंगे तो आप पार्टी अटेंड कर लो। और पापा कहीं आते ही नहीं है, ना जाते हैं, क्योंकि पापा इंटरफेस है ना। ये बन गया ऑब्जेक्ट, ये मिल गई आपको मल्टी थ्रेड। क्लियर।